વકીલ મિત્રો, આજની અદાલતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત। नमस्कार नमस्कार मेरे साथी मित्रों, नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाने के बाद हमें कहां से शुरुआत करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या हम कर सकते हैं और हमें यह सब करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में आप सबके दिलो दिमाग में कहीं सवाल उठ रहे होंगे। कहीं लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है और अधिक जानकारी की उम्मीद भी रखी है। आप लोगों का साथ सहकार एवं प्रेम मिल रहा है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं। और यही भावना से आज हम हमारा एक नए एपिसोड के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपकी सभी समस्याओं का, प्रश्नों का समाधान का नम्र प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारी कोई गलती, त्रुटि, चूक या मतभेद हो तो क्षमा प्रदान कीजिए और इस बार में हमारा ध्यान करें। आपके सुझावों का स्वागत होगा। ये बातें हमारी व्यक्तिगत समझदारी पर निर्भर करती है, पर हर एक विषय पर आखिरी निर्णय आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। हम जो बता रहे हैं वह हमारी मान्यता है, कानून नहीं है, तो आप अपनी समझदारी से व्यवहार एवं निर्णय कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारे बाकी साथी मित्रों को यह वीडियो जल्दी और आसानी से मिल सकती है। आपकी एक लाइक से हमें और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। वीडियो को सब्सक्राइब जल्दी से कर कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब की कोई फी रखी नहीं है और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, काम की लगी है, तो आप आपके सभी ग्रुपों में आपके मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी मित्रता और गहरी हो जाएगी। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आइए हम साथ मिलकर एक नए इतिहास की शुरुआत करते हैं। आइए, हर्षद ऊर्जा की अदालत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हेलो। હા, નમસ્કાર સાહેબ। हाँ नमस्कार भाई साहब। હા, હવે આપ જાણો છો એ પ્રમાણે આપણે ટૂંક સમયની અંદર બધાના સીઓપી આવા જઈ રહ્યા છે, ઘણા બધા મિત્રોને આવી ગયા છે। हाँ जी। હવે આ પરિસ્થિતિની અંદર આપણા કેટલાય મિત્રો ફોન દ્વારા એવી માગણી કરતા હોય છે કે સીઓપી આવી ગયા પછી એમને પ્રાથમિક શું કરવું જોઈએ પહેલા તબક્કામાં, શરૂઆતના ટાઈમમાં, हाँ हाँ એ બાબતે કેટલીક માહિતીની જરૂરિયાત હતી। बराबर। તો આપની જ્ઞાનનો લાભ બધાને મળી રહે એ માટે થોડાક પ્રશ્નો આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। हाँ जी। નમસ્કાર। नमस्कार। આપણા કેટલાક શ્રોતા મિત્રોની સ્ટેમ્પ બાબતે અને એની પદ્ધતિ બાબતે આપણને વારંવાર ફોન કરીને પૂછા કરવામાં આવે છે। हाँ जी તો એમના માટે એક આપણે સરસ વિડીયો તૈયાર કરવાનું વિચારી રહ્યા છીએ। बराबर। હવે પ્રશ્ન બીજો એવો પણ છે કે આપણે ભારત વર્ષમાંથી પણ, ગુજરાત બહારમાંથી પણ અલગ અલગ સેન્ટરોમાંથી કેટલાય મિત્રોના ફોન આવે છે हाँ जी અને એ લોકો એવો આગ્રહ રાખે છે કે હવે તમે જે વિડીયો બનાવો એ હા જી। હિન્દીમાં બનાવી શકતા હોય हाँ जी। તો વધારે સારું રહે। તો આપ કોઈ પ્રમાણે हाँ तो પણ હિન્દીમાં પણ ચાલે। ચાલે ને? ઓકે। हाँ जी। તો હવે બેઝિકલી જયારે નોટરી થઈ જતા હોય છે લોકો, એટલે हाँ जी। આપણે અલગ અલગ વિષયોને અલગ અલગ તારવી રાખ્યા છે। हाँ जी। तो આપણે પ્રમાણે સ્ટાર્ટ કરીએ। हाँ जी। देखिए सर जी, इसमें पहले होते एक स्टैंप होते हैं। हाँ जी। स्टैंप में 3 होते हैं, एक राउंड स्टील होते हैं, हाँ जी। बाद में नॉर्मल होते हैं और एक होता है वो इम्प्रेस करने वाला। हाँ जी। और दूसरा सब्जेक्ट ये है कि कौन कौन से इंक पेड हम यूज कर सकते हैं कलर वाइज। हाँ जी। उसके अलावा एक सब्जेक्ट ये भी है कि हम कौन कौन से इंक की बॉल पेन यूज कर सकते हैं। हाँ जी। और एक सब्जेक्ट ये है कि स्टिकर का क्या मायना रहता है हाँ जी। और उसपे टिकट का क्या रहता है, हाँ जी। और रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ जी। और ये सब पद्धति से कैसे किया जा सकता है, हाँ जी। इसमें हमें क्या क्या केयर रखनी चाहिए। ये और ये केयर रखने के बाद भी कभी कभी कोई केस में कोर्ट केस बनते हैं, हाँ जी। तो वो कोर्ट केस में हम कैसे उसको फेस करें उसके बारे में। तो हाँ हम जी। सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को हम लेते हैं। पहले ओके। सब्जेक्ट में हम ये लेते हैं कि हमारी जो इंक पेड होती है हाँ वो जी। मेरे हिसाब से ब्लू कलर की ही ज्यादा चलती है, और इसमें बारे में आप क्या बोल सकते हो।
इंक पैड का जहाँ तक सवाल है ना भाई साहब, हम्म, तो इसमें जहाँ तक ये रेड सील का बात होनी चाहिए। जब जब भी आप नोटरी रूल्स और नोटरी एक्ट में सेक्शन 7 के हिसाब से है ये शायद, तो वो जो सील लगाते हैं ना, हम्म, वो रेड कलर में होना चाहिए, इंक वो रेड वाली होनी चाहिए। और जहाँ तक ब्लैक इंक का सवाल है, तो ब्लैक इंक में क्या होता है कि आजकल जेरोक्स चलती है, ये चलती है, कलर कॉपी चलती है, तो ये पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल से लिया हुआ है या डुप्लीकेट से, या तो कुछ फॉर्ज किया हुआ इसमें है। तो इसलिए रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, रेड और ब्लू का। ब्लू का। रेड और कहाँ पे जगह पर, ब्लू कहाँ पे जगह पे? ब्लू कलर का रेड कलर का जो इंक है ना, वो सिर्फ नोटरी का जो सील होता है उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के इस्तेमाल में किया जाता है। आप बोल रहे हैं कि जो राउंड सील होता है उसके बारे में? आज आज उसके बारे में। वो और बाकी के कंपल्सरी रबर स्टैम्प है वो ब्लू इंक में होना चाहिए। बराबर। ये जो आप बता रहे हो कि जो राउंड सील है उसमें रेड यूज करना चाहिए, हाँ जी। ये ऐसा कानून कहता है कि हमें उसकी पसंदगी में ये लेना चाहिए, ऐसा नहीं, कम? ये पसंदगी नहीं है, मगर ये पुराना कानून है हम्म, कि रेड कहाँ इस्तेमाल करे और ये ब्लू कहाँ इस्तेमाल करे। तो मैं जिस तरह से समझा उसके मतलब ये होता है कि जहां जहां पे नोटरी का राउंड सील लगेगा हाँ जी, वहां वहां वो राउंड सील वाला हाँ इंक जी, पेड हम रेड कलर का ही यूज हाँ कर जी, सकते हैं, हाँ जी, कंपलसरी। हाँ जी, और उसके अलावा जो भी छोटे मोटे है, जो हम सिक्का बोलते हैं, उसको मोहर हाँ बोलते जी, हैं, वो हाँ मोहर जी, में हम ब्लू कलर की इंक पेड यूज कर होना, सकते हैं। हाँ होना चाहिए। बराबर, वो तो कंपलसरी है। हाँ जी। तो ओके। इसमें क्या है कि ये गलत करने वाले को जरा प्रॉब्लम रहेगी, हम्म, और ब्लैक इंक से कॉपी होने में ज्यादा इजी रहता है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप मना कर रहे हो कि ब्लैक नहीं यूज करनी चाहिए, जो इसकी फोटो कॉपी निकलती है, जेरोक्स निकलती है, उसमें वो हाँ, हाँ, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सा ओरिजिनल है, ये कौन सा हाँ जी, फोटो कॉपी। इसीलिए आप प्रेफर करते हो रेड और ब्लू की जाए। और हाँ, जहां जहां हम राउंड सील का यूज करेंगे वहां हम रेड इंक पेड का ही यूज रेड रेड करेंगे, वो रेड, कंपलसरी रहेगा है। हाँ वो कंपल्सरी रहेगा। पर हमने प्रैक्टिस में कई बार देखा है, कहीं कहीं नोटरी किए हुए हमारे सामने स्टैंप आते हुए हमने देखा है कि ये राउंड सील भी ब्लू कलर में यूज किए गए हैं। ये करते हैं कभी कभी। लोगों को क्या होता है कि कोई सुविधाएं होगी या नहीं होगी, इनके पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या तो कोई पुरानी रूढ़ी ये आगे से चली आती है, मैंने अपने सीनियर से सीखा होगा, तो सीनियर ने इनसे सीनियर से सीखा होगा, तो ये ब्लू कलर में चलता है। मगर ये इतना टेक्निकल तो इश्यू तो नहीं है, पर फिर भी सिक्योरिटी के हिसाब से ये होना चाहिए। बराबर। चलो हमारा पहला। और और इंक का भी एक कानून है, मैं इसका नाम तो भूल गया हूँ। और फिर भी ये इंक जो हो और लगाते हैं ना ब्लू कलर की, ये शायद ऑफिस का एक कोई एक कानून है। मैं अगले एपिसोड में इनके बारे में निकाल कर दूंगा आपको हम्म, कि कहाँ रेड और कहाँ ब्लू कलर बराबर। इस्तेमाल होना चाहिए। हम्म, तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जहां जहां राउंड सेल लगाया जाएगा नोटरी का, वहां वहां हम रेड इंक पेड का यूज करें तो अच्छा रहेगा, तो दैट विल बी रादर बेटर है। है ना? और सेकंड में राउंड सेल के अलावा कहीं भी हम ब्लू यूज कर सकते हैं, और ब्लैक का न करें तो बेटर है। हाँ, दैट विल बी रादर बेटर। बराबर। और मान लीजिए कि अभी ब्लू पेड नहीं है और सभी में जगह में रेड यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, मगर ये ऑड रहेगा ना, अच्छा। ये प्रोसीजर होती है। हम्म, रेड का इस्तेमाल तभी किया जाता है कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देना है इसको, अच्छा 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 जो अच्छा राइटिंग में लिखा है या अच्छा तो अच्छा कुछ अच्छा सिंबल लिखा है, अच्छा तो अच्छा इनका एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस होता है डॉक्यूमेंट में। अच्छा तो अच्छा हर एक को अगर हम रेड में लिखेंगे तो उसके बीच में जो इम्पोर्टेंस है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो कुल मिला के आपकी बात से इंक पेड के बारे में ये बता सकते हैं कि ब्लैंक इंक का यूज न किया जाए, हाँ जहां जी, जहां राउंड सील को छोड़कर नॉर्मल है वहां पे ब्लू किया जाए क्योंकि वो नॉर्मल है, और जो हाँ जी, स्पेसिफिक है, जो मतलब कुछ हमें इम्पोर्टेंट देना है, वहां राउंड सील यूज करते हैं, और राउंड सील के लिए हम रेड इंक का यूज करें तो अच्छा है। बराबर। हाँ, ओके, अच्छा सर यही जी, अच्छा है। ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। हाँ अब जी, हम ये जानना चाहते हैं
हाँ कि जी। हमारी जो बॉल पेन होती है जो हम यूज करते हैं हाँ जी। साइन करने के लिए और हाँ जी। तारीख डालने के लिए और कुछ भी हाँ जी। लिखने के लिए, तो वहां हाँ। भी ये क्वेश्चन आता है कि रेड यूज किया जाए, ब्लू की जाए और ब्लैक की जाए, और कौन सी कहीं कई कई जगह पे कौन कौन सी की जाए। सिग्नेचर का जहाँ तक सवाल है हम्म। तो इसमें ब्लैक कलर चल सकता है और या तो ब्लू की कलर भी चल सकता है। अच्छा। मगर इंक जो हो ना वो बॉल पेन से हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन जो है इनकी इंक ज्यादा समय पास होने पर भी निकल ना जाए। अच्छा अच्छा। वो परमानेंट रहती है, कार्बन वाली होती है ना जो, तो हम्म। वो एक बार साइन किया तो लग जाएगी, तो इसमें से इवोपरेट नहीं हो जाएगी। कल हम्म। कल कल अगर इस पेज पर किसी धूप या पड़ा या तो कुछ ऐसा हुआ तो अंदर की जो स्याही स्याही होते हैं ना इंक, हम्म। वो इवोपरेट हो जाती है कभी कभी। जैसे अच्छा। पानी में मिलावट वाली बॉल पेन होती है, पानी में मिलावट वाली इंक पेन होती है, हम्म। उससे राइटिंग खराब होने में या कुछ पानी वानी ऊपर गिरने में भी प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। तो रिकॉर्ड के परमानेंट और सही तरीके के रखने के हिसाब से ये सिग्नेचर जो है वो ब्लैक में भी चल सकती है और ब्लू में भी चल सकती है। और रेड में नहीं चल सकती। रेड में नहीं चल सकती। रेड तो इसको इम्पोर्टेंस देना है, एक्सपोज करना है। अगर हम ये कंप्यूटराइज सिग्नेचर का या डिजिटल सिग्नेचर भी जब जहां तक हम देखते हैं तो वो भी ब्लू कलर में या तो ब्लैक कलर में ही आती है। बराबर है। मान सिग्नेचर लीजिए रेड कि दो कलर में में से नहीं चॉइस करनी है हमें परमानेंट प्रैक्टिस के लिए, तो भी आप आपके एक्सपीरियंस से कौन से प्रेफर करोगे, ब्लैक या ब्लू? आती। मैं तो मेरे हिसाब से ब्लू कलर ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें कॉपी लगाने का चांसेस कम रहता है, हम्म। फोटो कॉपी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए। तो कुल मिला के सिग्नेचर के बारे में देखा जाए तो आपका अनुभव ये कहता है कि तीन कलर में से ब्लैक, ब्लू और रेड में से रेड का तो यूज नहीं किया जाना चाहिए, हाँ और जी। ब्लैक और ब्लू में से करिए तो ब्लू कीजिए, और इसमें हाँ से जी। वो वाटर वाली पेन का यूज कम करे और बॉल पेन का यूज ज्यादा करे, जिससे करके वो लॉन्ग टाइम तक हमारे डॉक्यूमेंट में अच्छी तरह से रह सकती है। अच्छा। उस पे पानी गिरने पे, धूप आने पे वो मतलब खराब नहीं ऐसे होगा। निकल नहीं जाएगी और वो पेज पे ऐसे ही लॉन्ग टर्म पर रह जाएगी। रही जाएगी। ओके सर जी, हमारा इंक पेड वाला सब्जेक्ट भी यहाँ खत्म होता है, बॉल पेन वाला भी खत्म होता है। हाँ अब जी। हम जाते हैं स्टिकर वाले पे। हाँ जी। तो हमने देखा कई कई जगह पे स्टिकर लगाए जाते हैं और कई कई जगह पे नहीं लगाए जाते, जो रेड कलर के होते हैं और उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का हाँ हमारा हाँ। नोटरी का इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो स्टिकर हाँ का जी। क्या रोल है यहाँ पे? तो स्टिकर जो है वो जैसे ये सेक्शन में दिखाया है ना, रबर स्टैम्प राउंड सील वाला, हम्म। वो इसका ही एक वर्जन होता है। जैसे इसमें और कुछ एक्स्ट्रा इनका इम्पोर्टेंस नहीं है, और ना तो इनकी रिक्वायरमेंट है, ना ही तो वो कंपलसरी है कि अच्छा अच्छा। भाई ये रेड सील मतलब इंक वाला सील होना चाहिए, और वो भी नोटरियल टिकट के ऊपर लगाना चाहिए। हम्म। ठीक है। मगर जैसे ये लगाते हैं हम स्टिकर, हम्म। वो इतना कंपलसरी नहीं है। तो इसके बारे में, स्टिकर के बारे में आपका कहना है कि जो स्टिकर है वो कंपलसरी नहीं है, पर हम हाँ जी। हमारी सुविधा के हिसाब से लगा। लगाते हैं, और वो हाँ जी। थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, अच्छा लगे, इसलिए पर उसके हाँ। कानून में कहीं पे उसकी वो हाँ। जगह नहीं रखी कि ये होना ही चाहिए, वो लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी न ठीक है। न लगा तो भी लगाने कोई से भी कोई कोई जो प्रॉब्लम भी नहीं है, असेंबली, न लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे निर्भर करता है कि आप हाँ, लगाना चाहते हो या नहीं चाहते। ये जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स कहीं कोई फॉरेन का, हम्म। तो किसी का रबर स्टैम्प में कोई अंदर की डिटेल जो होती है हम्म। वो पढ़ने में कुछ तकलीफ करती है। रबर स्टैम्प ज्यादातर घिस जाता है या तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, हम्म। तो स्टिकर में ऊपर जो डिटेल लिखा हुआ है नोटरी के सील के हिसाब से, हम्म। उसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और ये फॉरेन का, फॉरेन के साथ का जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, हम्म। इसमें ये इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा ऑफिस वाले इनका रिक्वायरमेंट लगाते हैं कि नहीं ये तो होना चाहिए। आप वैसे ये नोटरी एक्ट और नेटरी का रूल्स में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी कि लाल स्टिकर कंपलसरी है, बराबर है। ऐसा नहीं। तो आपके हिसाब से हम ये समझे कि जो रबर स्टैंप होता है वो एक रबर का बना हुआ होता है, और वो समय के होने पे वो थोड़ा सा कोई कोई कैरेक्टर इसमें से घिस जाता है, निकल जाता है, हाँ। हाँ तो जी। वो कई बार हम
बाहर भेजते हैं तो वहां पे पढ़ने में एक कैरेक्टर कम होने से, घिस जाने से थोड़ी हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो रेड कलर का जो हम छपाते हैं उसमें सिल्वर कलर के से अक्षरों से हाँ लिखा गया है, वो स्टिकर लगाने से वो उसको समझ पाते हैं जल्दी हाँ, से इसमें समझ क्या पाते लिखा हैं। गया है। हाँ जी इस हाँ हिसाब से इसका वो एक पद्धति चलन में आ ही गई होगी, उसी हिसाब हाँ जी से हाँ, चलता वो एक होगा। प्रणाली हो गई है। वो भी प्रणाली हो गई कि अभी सब लोग हाँ लगाते जी हैं, पर कानून हाँ। में यहाँ पे हमें कहीं मिल नहीं रहा कि ये होना नहीं, चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कोई है। एक्ट में भी नहीं लिखा है, या हाँ, तो स्टिकर लगाओ, या रूल्स में भी नहीं लिखा है। बराबर है। सील कंपलसरी है, जो राउंड सील हम बोलते हैं उसको। राउंड सील इसको। ओके। अभी जब ये स्टिकर की बात हो गई तो उसके साथ में हम ये भी ले लेते हैं, जो वो एम्ब्रॉस करने वाला एक मशीन आता है, वो भी कहीं हाँ कहीं हमने देखा यूज होता है। तो हाँ, उसका यहाँ पे क्या रोल रहेगा? वही एक ही है, उनका भी अलग तरीका है लगाने का। स्टिकर लगाओ या तो कुछ एम्बोज लगाओ। अच्छा। डुप्लीकेट या तो डुप्लीकेशन करने का चांसेस कम रहता है, हम्म। और नोटरी का जो है सिक्योर्ड सिक्योरिटी का रहता है ना, वो ज्यादा इम्प्रेसिव रहता है। बराबर है। तो आपके कहने का मतलब ये रहता है कि जो एम्ब्रॉस करने वाला मशीन यूज करता है, उसका मतलब ये रहता है कि उसकी मतलब कॉपी जल्दी से नहीं हो पाएगी। और हाँ वो जी जो हम रेड स्टिकर की बात की, उसका ही दूसरा एक रूप है कि जहाँ पे हम रेड स्टिकर नहीं लगा सकते, वहां पे ये भी ऐसा हम कर सकते हैं ऑप्शन हाँ में। जी हाँ जी बराबर है। और हाँ कहीं कहीं जगह पर तो ऐसा भी किया जा सकता है कि मान लीजिए ओनली रेड कलर का स्टिकर हो, इस पे भी हम हम्म सिल्वर कलर के फाउंड से प्रेस किया हुआ नहीं हो, तो उसकी जगह पे एम्ब्रॉस मशीन से हम इम्प्रेस कर हाँ, सकते हैं, कर सकते हैं। है ना? ऐसा हो हाँ सकता है जी ना? हम्म बराबर है। तो हमारे ये अभी स्टिकर वाला भी अब चला गया ऑप्शन। अब हम हम्म, वो सब्जेक्ट पे आते हैं जो इस पे एक टिकट लगती है। इस हाँ टिकट जी। को क्या कहा जाता है और उसका रोल क्या है? वो ये तो वैसे भी ये नोटरियल टिकट होती है। उसको नोटरियल टिकट बोला जाता है, उसका नाम ही हाँ, नोटरियल टिकट होती है। नोटरियल टिकट होती है, और इसके ऊपर लिखा भी होता है नोटरियल। अच्छा। आजकल सरकार में इसका प्रिंटिंग 5 रुपए का एक टिकट का है, हम्म। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट होता है। नोटरियल टेम्पल कितनी होनी चाहिए, कोई 20 रुपए होता है, कहीं 50 रुपए होता है। हम्म। और कितनी होनी चाहिए, कितनी, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है, रूल्स करती है, हम्म। और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। वो कंपलसरी है, और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। अच्छा। अगर आप हम अगर हम ये नोटरियल टिकट का यूज नहीं करते, और इसके बगैर ही ये नोटरियल नोटराइज कर देंगे किसी डॉक्यूमेंट को, तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कम इनकम होगी, या तो गवर्नमेंट के ऊपर ये घाटा रहेगा। तो ये नोटरियल वर्क डेफिशिएंसी इन सर्विस, मतलब वो मिसकंडक्ट वाला होगा, और हो सकता है नोटरी का लाइसेंस भी रद्द हो जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट में नोटरियल टिकट होना जरूरी है, और ये कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो तो ठीक है, मगर कम तो नहीं होनी चाहिए। जितना रेट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से। आपकी बातों से ये पता चलता है मुझे कि ये हर एक स्टेट में अलग अलग रूल्स रहेगा कि हम हाँ कौन जी सा नोटरियल हाँ जी स्टैम्प का यूज करें, कितने कितने अमाउंट का। हाँ जी जहां तक हमारे यहाँ के गुजरात में चल रहा है, तो आप बता रहे हो कि हिसाब से 5 रुपए की एक टिकट छपी जाती है। हाँ और हाँ उसमें से हम मेरे को बताया गया है कि कहाँ कहाँ जगह पे हम मिनिमम 20 रुपए की टिकट का यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं जगह हम मिनिमम 50 रुपए की टिकट का यूज कर सकते हैं। हाँ, और वो मगर ये टिकट लगाने से ही मतलब वो नोटराइज कागज को नोटराइज माना जाएगा। अच्छा, ये और ऐसा ये नहीं करते तो हमारे स्टेट को इसकी रेवेन्यू लॉस होती है, और इसी हाँ हिसाब जी, से उनको लगानी कंपलसरी है। यदि हमने नहीं लगाई तो नोटराइज कागज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं, और ये नोटरी का मिसकंडक्ट माना जाएगा, और इसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हाँ, मतलब एक तरह से हम सरकार की रेवेन्यू को लॉस करवाने में हमारी भागीदारी रहती है, उसमें हम हाँ जी जिम्मेदार बनते हैं। तो हाँ जी इसके हिसाब से हमें आगे जाके इसको फेस भी करना पड़े, और हमारा लाइसेंस भी जा रिजेक्ट हो सकता सकता है। है। गुजरात में आजकल 50 रुपए का नोटरियल टिकट यूज करना हम्म। नियम बनाया है सरकार ने। अभी ये कौन कौन सी जगह पे 50 और कौन कौन की जगह पे 20 रुपए का यूज किया जा नहीं, सकता ये 20 तो पहले था, है? अच्छा। अब ये 50 रुपए चलता है गुजरात में।
अच्छा, आप ये माना जाता है कि हम जहाँ जहाँ पे नोटरी का सिक्का लगाएंगे, साइन करेंगे, हर एक डॉक्यूमेंट पे हमें मिनिमम 50 रुपए की 5 गुना 10 करके 50 रुपए की टोटल वो हाँ जी, नोटराइज टिकट को यूज करना ही कंपलसरी है ना? वो कंपलसरी है। अच्छा, अभी ये टिकट हमें कहाँ से मिल सकती है? ये गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी ऑफिस होती है हम्म। वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं और पोस्ट ऑफिस वाले भी प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास भी इनका सेलिंग का अथॉरिटी है, लाइसेंस होना चाहिए ये। अच्छा अच्छा और वैसे तो ये ट्रेजरी ऑफिस प्रोवाइड करती है सभी जगह। अच्छा। तालुका प्लेस की जो ट्रेजरी ऑफिस होती है ना, हम्म। वहाँ से मिल सकता है। जो हमारी गवर्नमेंट की तालुका लेवल पे जो ट्रेजरी ऑफिस है उसका मेन स्रोत वहां से मिलने में मिल सकता है, वो हम हाँ मांग सकते हैं। और हाँ ऑप्शन में कहीं कहीं जगह पे पोस्ट ऑफिस में भी ये सुविधा हाँ होती है है, ना? होती है। मान लीजिए नोटराइज टिकट हमको लेनी है, हाँ तो जी, क्या हम कैसे ले सकते हैं? उसकी पद्धति क्या होगी, कार्यवाही क्या होगी, उसका स्टेप क्या होगी? जैसे ये आजकल क्या होता है कि मैं नोटरी हूँ या नहीं हूँ, हम्म। ये इस बात को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक लेटर लिखता हूँ मैं, और मेरे ऊपर नोटरियल का रिक्रूटमेंट का जो लेटर है गवर्नमेंट ने हमको दिया है, हम्म। उसकी कॉपी के साथ इंक्लूड करके मैं ट्रेजरी ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। बराबर है। तो वहाँ की ट्रेजरी ऑफिस जहाँ पर मैं मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस होगा, हम्म। वहाँ की जो नोटरी मतलब वो ट्रेजरी ऑफिस होगी ना, हम्म। या तो पोस्ट ऑफिस होगी जहाँ पर ये अवेलेबल होगी, हम्म। वहाँ पर ये एक बार मैं अपना एप्लीकेशन और ये सर्टिफिकेट दे दूँ, बाद में जितना भी जब भी मैं चाहूँ ये वहां से ले सकता हूँ। नोट ट्रेजरी ऑफिस का कुछ अलग तरीका होता है, पैसा डिपॉजिट करवाना चलन से बैंक में और बाद में देना, ये सब अलग अलग प्रोसीजर होता है। पोस्ट ऑफिस में आप सीधा जाओ और स्टैम्प ले आओ, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें फर्स्ट टाइम एक बार पहली बार जब हम करें तब हमको हाँ एक जी, एप्लीकेशन देनी चाहिए, उसके साथ हमारा सीओपी डालना चाहिए। हाँ जी, तब हमारा वहाँ पे मतलब एक लेजर जैसा बनेगा, हमारा कुछ वहाँ पे मतलब हाँ हमारा जी, रोल रहेगा कि हम नोटरी है, और उन हाँ लोगों जी, को बाद में हमें नोटराइज टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। अभी टिकट वो लोग देते हैं तो इसमें हम जितनी मांगे इतनी ही दे देते हैं कि इसमें मतलब कोई परसेंटेज वाइज देते हैं कि हम मांगने से ज्यादा देते हैं, कम हम देते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है देने नहीं, में? जितना भी चाहो आप ले सकते हो, जितना भी आपका जरूरत है उसके हिसाब से ले सकते हो। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जितने भी चाहो। और इसमें कोई लिमिट होती है कि महीने में एक बार लो, दो कि एक वीक में एक बार ले नहीं, वो सकते हो इसका? अपना वो ट्रेजरी वाले का क्या होता है कि इनका दिन डिसाइड क्या होता है, अपने कुछ फैसिलिटी के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवट के लिए। पोस्ट ऑफिस में आप कहीं भी कभी भी जाओ तो वो दे देगा ऑफिस टाइम में। अब ये प्रश्न भी होता है कि हमने मान लीजिए ज्यादा ले ली है, तो हाँ जी, उसको हमें क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हमने कब कितनी ली थी, कहाँ यूज की, कितनी बची है? वो ऐसा कुछ स्टॉक मेंटेन का रजिस्टर मेंटेन कुछ करना पड़ता है कि वैसे मतलब? हम जब ये इनका रजिस्टर लगवाते हैं, नोटरियल रजिस्टर, हम्म। तो इसमें कॉलम होता है। हम्म। नोटरियल रजिस्टर का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 15 है शायद। हम्म। तो इसमें कोर्ट फी कितनी लगा, मतलब वो नोटरियल टिकट हमने कितनी लगाई है, हम्म। इतना इनका हिसाब होता है। और इसके हिसाब से जितना भी हमने डॉक्यूमेंट नोटराइज किया हम्म। उनका भी नंबर होता है। तो ये रिकॉर्ड इसमें मेंटेन हो जाता है रजिस्टर में। अलग से स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? अलग से स्टॉक की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कहाँ पे हमारी कुछ गुम हो गई तो उसके मतलब कोई डरने की बात नहीं है। हमने मान लीजिए कि हमने 500 रुपए की टिकट ली थी और मान लीजिए कहाँ पे गुम हो गई, रास्ते में गिर गई, तो उससे हाँ। मतलब कोई हमें लॉस हो सकता है नहीं, आर्थिक लॉस के अलावा? ये लॉस क्या होता है कि इसका कोई मिसयूज कर सकता है और ये भी हो सकता है, मगर ये आप ही के अकाउंट में से निकाली हुई है या नहीं है, ये तो पुलिस के लिए भी प्रूव करना मुश्किल रहेगा। ये किसी की भी हो सकती है। बराबर। मेरे ही से ये नोटरियल टिकट है, ये हम्म। बेरन चेक जैसी होती है। अच्छा अच्छा। ये कहीं भी गिर जाए तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, गलत तरीके से भी कर सकते हैं। बराबर है। तो इसमें नोटरियल टिकट के ऊपर इनके नोटरी का कुछ नाम या ऐसा कुछ नहीं होता जब तक इसका इस्तेमाल ना हो। बराबर। जब इनका इस्तेमाल होता है तो नोटरियल सील जो होता है ना, हम्म।
वो लगाते हैं। तो अब ये पता चलता है कि ये टिकट का यूज ये नोटरी साहब ने किया। इसका ये मीनिंग नहीं करता कि जहां तक हम नोटराइज टिकट का यूज नहीं करते, उस पर जो हमारा सील नहीं लगता, तब तक वो बेरर चेक जैसी रहती है हाँ, बेरर चेक और जैसे। उसे कोई भी यूज कर सकता है। और उसका हमें बारी बारी से, मतलब एकदम डिटेल में से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने का कोई यहाँ एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए मैं एक नोटरी करने बैठा हूँ, कोई मेरे पास हाँ नोटरी करवाने के आता है और मैं हाँ ड्रॉअर जी। खोलता हूँ और मेरे ड्रॉअर में मेरे को नोटरी का स्टॉक जीरो मिलता है, अभी टिकट नहीं है मेरे पास अभी। हाँ जी। तो मैं मेरे प्रोफेशनल बंधु से, हाँ जी। जो हमारे सेम नोटरी भाई है, उनसे ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हैं। जैसे ये कोर्ट भी होता है, अच्छा। कोर्ट फी होता है, तो हम कोर्ट फी ये कोर्ट फी का जो होता है ना, एक दूसरे एडवोकेट से कहीं भी हमारे पास जेब में नहीं होता तो कैसे लगाते हैं हम। बराबर है। तो ये स्टैम्प भी है सभी। मतलब मान लीजिए कि मैं ट्रेजरी ऑफिस से कभी जाऊं नहीं, पोस्ट ऑफिस में कभी जाऊं नहीं, कभी हाँ उसको जी। एप्लीकेशन नहीं दूं, कोई टिकट मांगू भी नहीं, और हाँ मेरे जी। कोई मित्र जा रहे हैं, उसको बोल दो कि भाई आप मेरे के भी 500 1000 रुपए की, 2000 5000 की लेके आना, तो हाँ वो जी। मेरे बिहाफ में उनके अकाउंट में से ले आए और मेरे को बाद में पास ऑन करे, हाँ जी। तो वो चल सकता है। हाँ, तो चल सकता है, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड नहीं है। ऐसा कोई नहीं है ना, मतलब हम एक प्रोफेशनल बंधु एक दूसरे को इस तरह से हेल्पफुल हो सकते हाँ हैं जी। जरूरत पर आने हाँ, पे, है ना। अगर किसी ने इसका मिसयूज किया हम्म। और कुछ एक्सप्लेनेशन आया तो ये आपका भी मित्र कह सकता है कि ये मैं इसके हिसाब से लाया था हम्म। और मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया है। बराबर है। वो क्या होता है, इसका मिसयूज ना हो ये तकेदारी रहनी पड़ती है। बराबर है। जैसे कि हम ये स्टैंप रखते हैं अपने पास, या तो कोर्ट फी रखते हैं, हम्म। या तो कोई पार्टी का कुछ नॉन जुडिशियल स्टैंप रखते हैं। हम्म। तो ये अगर इनका इम्पोर्टेंस तो है वैसे भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, हम्म। ये नहीं है ऐसा तो नहीं है। हम्म। मगर ये जब हम कस्टडी में रखते हैं और चोरी हो जाए या तो गुम हो जाए या तो मिसप्लेस हो जाए, तो पुलिस में या तो कुछ कहीं भी कोई अथॉरिटी में अपना वो क्या बताए, हम वही इसको कह सकते हैं कुछ राइटिंग में देकर कि भाई ये सब हमारे पास था और मिसप्लेस हो गया है। ये हमारा डिफेंस के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब हमारे कुछ ज्यादा अमाउंट की टिकट गुम हो जाए तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है, कि एप्लीकेशन दे देना। हाँ जी। कई बार हमें वो फायदा कारक और सपोर्टिंग और कर हाँ जी। सकता है ना। हाँ जी, हो सकती है। चलो, अब हम नोटरी के इस सब्जेक्ट में ये जो हमने जो भी कार्यवाही देखी, इसमें हम एक स्टैंप को छोड़ दिया है, बाकी सब कुछ इसमें ले लिया है। हाँ अब हम जी। स्टैंप पे आते हैं। स्टैंप पे हम एक एक स्टैंप हमारे पास कहीं अवेलेबल है, इसमें से हाँ कौन सा स्टैंप हम कब कहाँ यूज कर सकते हैं हाँ जी। वो जानना चाहते हैं। और हाँ जी। इसमें ये जो होता है, हम जो प्रोसीडिंग करते हैं स्टैंप वाली, वो इसमें जो भी हम लगा देते हैं, सब भी जो इंक लगाते हैं, बॉल पेन से यूज करते हैं, टिकट लगाते हैं, स्टैंप हाँ लगाते हैं, जी। वो सब कुछ पार्टी अपने पास लेके चली जाती है। हाँ जी। हमारे पास रह जाता है सिर्फ हमारा रजिस्टर। हाँ जी। हाँ, ये नोटरी वाली प्रोसेस जो होती है, इसमें हम दो पार्ट कर सकते हैं, कि हाँ जो भी जी। डॉक्यूमेंट आता है वो क्लाइंट अपने पास वो सब कुछ, हमारा स्टिकर विकर, टिकट विकेट, हमारा नंबर स्टैम्प, हमारी साइन, सब कुछ लेके वो अपने पास चला जाएगा। हाँ जी। हमारे पास रहेगा रजिस्टर। हाँ जी। तो हम रजिस्टर वाले ऑप्शन में बाद में आते हैं, उससे पहले हम जाते हैं हमारा जो ज्यादातर होता है स्टैम्प। हाँ और जी। स्टैम्प में क्या बना है कि बहुत तरह के वेरिएंट स्टैम्प हमें मिल रहे हैं दिखने को। हाँ जी। तो वो स्टैम्प पर हम कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं ये हम जानेंगे। इसके लिए हाँ मैं जी। आपके सामने एक पहला स्टैम्प रखता हूँ, उसके बारे में आप हाँ जी। समझाइए मेरे को। हाँ जी। देखो, ये स्टैम्प इस तरह का है, हाँ जी। आपको स्क्रीन पे दिखाई देते होगा। एक राउंड सील है। हाँ जी। राउंड सील में ऊपर लिखा गया नोटरी है, हाँ जी। उसके बिल्कुल नीचे की तरफ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी। बीच में लिखा गया है राउंड में अरशद कुमार वी ओझा, हाँ जी। महसाना गुजरात, रजिस्ट्रेशन नंबर
हाँ जी। बराबर है। उसके हाँ नीचे जी। लिखा है वैलिडिटी अप टू और डेट है। हाँ उसके जी। बारे में आपका ज्ञान हमें दे। ये जो रबर स्टैम्प है ना, हम्म। उसी को बोलते हैं नोटरियल सील। अच्छा, उसको नोटरियल सील बोलते हैं। जो हमने आगे भी बात की थी, वो नोटरियल हाँ, सील उसको बोला जाता है। वो हर एक डॉक्यूमेंट में कंपलसरी होता है लगाना। बराबर है। और वो जो नोटरियल टिकट है, हम्म। उसके ऊपर भी लगाना चाहिए। बराबर है। इसको रेड इंक में होना चाहिए। हम्म। इसका वर्जन एक स्टिकर के हिसाब से भी लगाते हैं हम। हम्म। जब ये कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट का खत्म हो जाए या तो कुछ मतलब जहाँ पर इसका एंड हो, तो हम्म। वहां पर जितने जहाँ भी जगह हो वहां पर स्टिकर लगाते हैं हम। हम्म। ये कानून के हिसाब से होना कंपलसरी है, तभी इनका नोटरियल वर्क ऑनसेटिक माना जाएगा। बराबर है। और एविडेंस एक्ट में भी तभी वो एडमिसेबल होगा जब ये राउंड सील होगा। बराबर है। इसके हिसाब से ये वैसे भी ये कंपलसरी है और इनका इम्पोर्टेंस इसी हिसाब से ज्यादा है। अभी जो आपने बताया नोटरियल सील, जो राउंड सील है, बराबर। हाँ ज्यादातर जी। हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो क्या लेके आते हैं? एक स्टैम्प पेपर होता है, उसके नीचे उनका कॉन्ट्रैक्ट डीड होता है, जो भी एफिडेविट होता है, हाँ जी। बराबर। तो ये उसके बाद में होता है उनका आधार कार्ड का जो भी होता है, हाँ जी। और 2 फोटो भी उनके साथ लेके आते हैं। तो ये सील आपने जो बताया है, वो हम कौन कौन से पेज पे कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? वो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है एफिडेविट में लगवाओ और कॉन्ट्रैक्ट में मत लगवाओ, ऐसा ऐसा नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट आप नोटराइज करते हैं, हम्म। इसमें ये राउंड सील होना कंपलसरी है। अच्छा, अब ये बताओ कि कितने पेज पे होना चाहिए? मान लीजिए 5 पेज का है, हाँ जी। और 6 नंबर का पहला पेज होता है हमारा जुडिशियल पेपर, हाँ नॉट जी। जुडिशियल पेपर, बराबर ना? हाँ जी। तो इसमें ये राउंड सील हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? ये राउंड सील दरेक पेपर पर इंडिविजुअल होना चाहिए, दर एक पेज पे एक एक होना चाहिए। या तो 2 पेज के बीच वाला हिस्से पर होना चाहिए। मान लीजिए पहला पेज होता है जो फ्रंट पेज हमें बोलते हैं, हाँ तो जी। उसमें एक जगह पे तो इसको दिखना चाहिए, मिलना ही चाहिए वहां पे। हाँ जी। उसके बाद हम पेज को टर्न ऑन करते हैं ना, हाँ जी। तो पेज नंबर 2 और 3 साथ में मिलता है, तो 2 और 3 के बीच में हम डाल सकते हैं, हाँ जी। ऐसा है ना? और हाँ। 2 और 3 में कहीं एक ही जगह पे डालना पड़ता है कि 2 जगह पे डालना पड़ता है? नहीं, या तो जैसे कि ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट है, हम्म। तो 6 में हर एक बार इसको मतलब ये आप इनको लगाओ, हम्म। या तो 2 डॉक्यूमेंट के बीच वाला मतलब जो पोर्शन होता है हम्म। वहां पर भी लगा सकते हैं। राउंड सील होना जरूरी है मगर। मतलब मान लीजिए ये पेज नंबर 1 जो हमारा स्टैम्प पेपर, उस पे हमने लगा दिया, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद हमने पेज टर्न ऑन किया, तो पेज नंबर 2 और 3 हमको मिलेगा। तो तो 2 उसके और 3 के बीच वाला जो हिस्सा होता है, जब हम स्टेपल लगाते हैं इसको, हम्म। तो बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, हम्म। वहां पर भी आप लगा सकते हो। वहां पे ऊपर, बीच में, नीचे, कहीं हाँ। पे जगह पे? हाँ जी। ऐसा कोई जगह नहीं कि ऊपर ही होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, वो नीचे? अपने हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से होता है, कोई ऊपर लगाते हैं, कोई बीच में लगाते हैं। बीच में लगाने का मतलब ये है कि कल किसी ने बीच में से पेज निकाल लिया हम्म। और दूसरा पेज इसमें लिख कर डाल दिया कुछ, तो ये गलत भी हो सकता है। हम्म। तो आपका जो रबर स्टैम्प बीच वाला होगा, हम्म। इसको फिर से वो फिलअप करेगा, दूसरा पेज डालेगा इसमें, हम्म। तो रबर स्टैम्प तो होगा नहीं। और अगर अगर ये होगा हम्म। कोई डुप्लीकेट के हिसाब से, तो हम्म। भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होगा, हम्म। ये हिसाब से होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो पेज नंबर 2 और 3 होता है, जो 2 पेज के बीच में हम डालते हैं, सिक्का लगाते हैं, तो हाँ जी। हम 2 जगह पे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे 2 जगह पे से लगा सकते हैं, हाँ। सिक्योरिटी के हिसाब से। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 जगह पे हम लगा सकते हैं। हाँ जी। ओके। अब मैं आपके सामने एक दूसरा स्टैम्प रखता हूँ, उसका हाँ जी। क्या रोल रहता है? हाँ जी। एक स्टैम्प देखने में तो सेम एक जैसा ही दिखता है, पर मेरे हिसाब से इस साइज में थोड़ा छोटा है, छोटा है। तो इसका रोल क्या रहेगा? ये नाना ये वैसे भी ये राउंड सील ही हो गया, मगर ये छोटा वाला है। जैसे ही हम किसी के जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है, इनका पासपोर्ट फोटो ऐसा कुछ जब हम डॉक्यूमेंट में लगाते हैं,
तो ये फोटो जो लगाया है ना, उसके ऊपर ये होना चाहिए कि इस फोटा ये हमारे सामने मतलब ये लगाया है और इसका हम ऑन सेटिंग करते हैं इस हिसाब से। ये कंपलसरी नहीं है शायद मेरे हिसाब से। ये आजकल गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आता है ना कोई ना कोई, उसमें पासपोर्ट फोटो होना फर्जियात है, जैसे कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, एफिडेविट हो, जिस तरह पर। तो ये फोटा उसी आदमी का है जिसने ये डॉक्यूमेंट में इनका सिग्नेचर है या कुछ उसने एफिडेविट पर स्वॉर्न लिया है, जो भी मतलब किया है, ठीक है। तो उसी का फोटो को ऑन सेटिंग करने के लिए ये छोटा वाला सील लगाते हैं, जिसके ऊपर इसका जो जिसका फोटो है ना, उसका जो चेहरा है वो पूरा मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, बिगड़ ना जाए, उसको क्लीन दिखे इस हिसाब से। और दिखना चाहिए इस तरह से, आधा अंदर और आधा बाहर, इस तरह से लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पहले हमने स्टैम्प की बात की राउंड सील की, वो बड़ा वाला जो कानून में उसका माप साइज लिखा गया है उसके हिसाब से बना जाता है और हर एक पेज पे लगाया जा सकता है। और वही स्टैम्प का एक छोटा सा वर्जन है, छोटी साइज में है, इसीलिए छोटी साइज में इसको किया गया है कि जहाँ पे हम फोटो लगाते तो फोटो की साइज तो एक्चुअली छोटी होती है और हमारा जो नोटराइज स्टैम्प होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। तो वो फोटो पे लगाएंगे जाएंगे तो पूरा फोटा उसमें आ जाएगा तो कुछ दिखाएगा ना। तो उस सुविधा के हिसाब से हमने उसको थोड़ा छोटा वर्जन कर दिया है और वो छोटे के फोटो की कॉर्नर पे लगाया जाए कि मतलब व्यक्ति की फेस से हम पहचान कर पाए आसानी से। हाँ जी। अच्छा, ओके। तो अब आपके सामने मैं एक तीसरा स्टैम्प रखता हूँ, उसका क्या रोल है आप जरा उसको पूरे पढ़ लो आपके हिसाब से और बताते जाइए। मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ जी। ये कौन सा नंबर वाला? आप नंबर बताओ तो भी चलेगा। मैंने 3 नंबर डाला इसमें। 3 नंबर मतलब वो रजिस्ट्री वाला? हाँ, मैंने आपको पहले दिया था ना जो उसमें हमरे का स्टैम्प का नंबर डाला है पूरा, जो एक पेपर में था, और मैं आपको ये बारी बारी दे रहा हूँ एक एक। अच्छा, ये 3 नंबर वाला जो है ना स्क्वायर में बनाया हुआ है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट जब हम नोटराइज करते पहले हैं, उसको हम पढ़ ले क्या क्या लिखा है ऊपर, उसके बारे में, है ना। आ जाए पहले इसे ये रबर स्टैम्प में लिखा है बुक नंबर। बाद में जो बुक का ये बुक नंबर का होता है, जैसे ये रजिस्टर नंबर। हर एक नोटरी को एक ही रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। इनका वॉल्यूम कोई 100 पेज का एक रख सकता है, दूसरा कोई दूसरे पे, मतलब ये 200 पेज का भी वॉल्यूम हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी ने ये 300 पेज का एक रजिस्टर बनवाया है, ठीक है, और 300 पेज 2 महीने में खत्म हो गए नोटरी के हिसाब से, नोटरी के काम के हिसाब से, तो ये दूसरा जो रजिस्टर लेगा उसका नंबर तो नोटरियल रजिस्टर ही होगा, वॉल्यूम नंबर इसका बनेगा दूसरा। बराबर। तो ये बुक नंबर जो होता है इसमें नंबर 1 ही लिखना पड़ता है और एक ही रजिस्टर होता है। अब जब ये बुक नंबर के हिसाब से हो गया रजिस्टर नंबर 1, इसके नीचे आया है सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर होता है जब भी मेरे पास कोई या तो कोई नोटरी के पास कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज करने आए, तो इसको रजिस्टर में इसका एंट्री करवाना फर्जियात है। जो नोटरी करवाना फर्जियात है मतलब वो सीरियल नंबर डालना भी फर्जियात होगा। और ये सीरियल नंबर रजिस्टर में जो भी क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से आता है ना, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से चलता हुआ आएगा। जो भी सीरियल नंबर आएगा उसी टाइम पर ये उसमें लिखना है। अब ये कौन सा सीरियल नंबर कौन सा पेज पर आया है ये लिखना है पेज नंबर पर। 25 नंबर सीरियल नंबर आया है, मगर पेज नंबर होगा 5वां, तो ये 5वां नंबर वो मतलब पेज नंबर, जो पेज नंबर है वो रजिस्टर बुक होती है ना, इनका पेज नंबर है। और जो डेट है वो जिस दिन आप नोटराइज करते हैं उसी दिन का ये डेट लिखना है। ये सभी माहिती, ये इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लगवाना जरूरी है और बुक में भी इनकी
एंट्री होना जरूरी है, दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैं इस हिसाब से इसको इस तरह से समझता हूँ कि जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है और हाँ ये जी, हमें नोटराइज करवाता है हमसे डॉक्यूमेंट, तब इसको हाँ जी, हम पहले पेज पे उस पे ये सील लगाएंगे, सॉरी सील के रबर स्टैम्प हम लगाएंगे। हाँ जी, उस पे बुक नंबर, सीरियल नंबर, पेज नंबर, डेट होगी और नीचे हमारा नोटरी का नेम, नोटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हाँ जी, जाएगा। हाँ। बराबर। ये हम जो इसमें एक और बात जुडिशियल। भी अभी बाकी है, जैसे ये सीरियल नंबर है ना, इनके नीचे एक और भी बात ऐड करनी चाहिए कि हम जो नोटरियल चार्ज अपने क्लाइंट के पास से वसूल करते हैं, हम्म नोटरियल रूल्स में जो बताया गया है उसी हिसाब से, तो इनका ये रिसिप्ट हम जब इनको देते हैं तो रिसिप्ट नंबर भी इसमें डालना चाहिए, जो इस रबर स्टैम्प में नहीं है बताया हुआ 3 नंबर में। बुक नंबर, इसके नीचे सीरियल नंबर, इनके नीचे रिसिप्ट नंबर, बाद में पेज नंबर, या तो पेज नंबर भी ऊपर डाल दीजिए जैसे, और सीरियल नंबर डाल दिया, इसके सीरियल नंबर के नीचे रिसिप्ट नंबर डाल देना चाहिए। वो रिसिप्ट नंबर वही रहता है जो रिसिप्ट बुक में जो नंबर आया होगा। तो आपकी बात को मैं कुछ मिला के इस तरह से समझ सकता हूँ कि ये जो हम स्टैम्प का यूज करेंगे, जो हम हाँ जी, पेपर पे हमारा क्लाइंट लेके आएगा, तो जो पहला पेपर होगा जो स्टैम्प पेपर होगा, बराबर है, हाँ जी, उस हाँ पे हम जी, लगाएंगे। बराबर है। हाँ फर्स्ट वाले जी, पेज में उसको हम मेंशन करेंगे स्टैम्प पेपर पे, है ना, गवर्नमेंट हाँ के जी, स्टैम्प पेपर पे। हाँ, और इसमें पहले होगा बुक नंबर, कि मतलब हमारे पास 100 वाली 5 बुक है 500 की, तो हाँ जी। पहली बुक को हम 1 नंबर देंगे और 101 से 200 नंबर की 2 नंबर देंगे। 2 नंबर नहीं, मतलब वो बुक नंबर 1/2, वॉल्यूम नंबर 2। मान लो कि हम 1/5 करेंगे, 5 बुक हम मान लीजिए साल हाँ, के लिए हम लेते हैं, जब हाँ जी, पहले हम यूज करेंगे तो 1/5 करेंगे। हाँ जी। जब 100 नंबर खत्म हो जाएंगे, हम 201 नंबर से चलेंगे, 101 नंबर से चलेंगे, तब हाँ वो जी। बुक के हम लिखेंगे 2/5। नहीं नहीं, बुक नंबर रजिस्टर नंबर 1 ही रहता है, मगर इसका मान लीजिए मेरे पास 100 पेज वाली है, 5 बुक है। 5 बुक है, तो आपका रजिस्टर तो ये 5 बुक का एक ही हुआ, अच्छा। मगर ये 5 जो है ना, हम्म ये वॉल्यूम है, हम्म। रजिस्टर तो एक ही है। बराबर। जब ये पहले से आपने 1000 पेज का रजिस्टर बनवाया, बराबर है। अगर इसको एक वॉल्यूम में बनवाओ या 5 वॉल्यूम में बनवाओ, बराबर है। दैट इज डिफरेंट थिंग, अच्छा अच्छा। मगर रजिस्टर का नंबर एक ही होना चाहिए। तो मतलब क्यों? बुक तो वहां पे एक ही लिखनी पड़ेगी हमें तो। बुक तो एक ही होती है, वॉल्यूम अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक नंबर का रजिस्टर इधर भी चले, दूसरे नंबर का दूसरे जगह पर चले, और सेम डे में इधर भी एंट्री हो उधर भी एंट्री हो, ये कानून के खिलाफ है। बराबर। तो मैं इसको इस तरह से अब समझ सकता हूँ कि ये जो स्टैंप लगाते हैं उसके, मान लीजिए हम 1000 पेज वाली एक बुक बनाते हैं, उसके 10 पार्ट करते हैं, तो वॉल्यूम 10 हो गए हमारे, पर बुक तो एक हाँ ही जी, मानी वॉल्यूम, जाएगी। हाँ देट, हाँ वो वॉल्यूम वॉल्यूम मानेंगे रहेगा। ये। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, बुक नंबर में पहले से वो स्टैंप वाले को बोल दे कि यहाँ पे एक नंबर साफ के दे दे, वही तो एक में से कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है ना, बुक नंबर तो एक ही रहेगी। हाँ, बुक नंबर एक ही रहेगा। तो हम उसको रबर स्टैंप वालों को भैया कैसे बता देंगे कि बुक नंबर में तो एक ही नंबर डाल देना, क्योंकि वो तो एक ही रहेगा हर बार। हर बार एक ही रहती है, हम्म। मगर वॉल्यूम तो बदलता है। तो वहां पे वॉल्यूम नंबर लिखा जाएगा बुक की जगह पे। नहीं, सीरियल रजिस्टर नंबर 1 हम्म। ऑब्लिक करके वॉल्यूम नंबर जो भी है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। मान लीजिए 100 वाली बुक है मेरे पास, हाँ जी, मैंने 1 से 100 यूज कर रहा हूँ पहले, हाँ जी, तो वहां पे लिखूंगा 1/5, हाँ 5 में से पहली मैंने यूज की। हाँ तो हाँ, तो पहली। हम्म, पांचवा वाली वॉल्यूम, तो तो आगे आप लिखेंगे ना वॉल्यूम नंबर 5। 5, वॉल्यूम नंबर 5 हाँ लिखेंगे। तो हाँ इसमें एक बस, वॉल्यूम वाला कॉलम ऐड करवाना पड़ेगा क्या? हाँ, और ये रिसिप्ट वाला भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो मतलब बुक नंबर तो हम एक ही रखेंगे, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक ही रहेगी हर बार, हाँ जी, और उसके नीचे एक नया कॉलम हम बनवा देते हैं, उसका नाम देते हैं वॉल्यूम नंबर। हाँ जी, तो बुक नंबर एक एक देंगे, वॉल्यूम हाँ जी, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा, 1000, हाँ हाँ, जो भी जितना भी काम है आपका। है ना। तो उसको हम वॉल्यूम नंबर पे डालेंगे, बुक नंबर की बोलेंगे, उसको वॉल्यूम नंबर बोलेंगे।
हाँ तो जी। रबर स्टैम्प वालों को बोलते थे कि बुक नंबर 1 लिख कर दे दे तू अपने हिसाब से, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला ही नहीं है। हाँ जी। और उसके नीचे वॉल्यूम वाला कर दे तो वॉल्यूम में हम डाल देंगे कि 1 वॉल्यूम हमारा 100 खत्म हो गई, हाँ बाद में जी। हमने 101 से 200 तक की यूज की तो उसमें वॉल्यूम 2 बोलेंगे, हाँ बाद जी। में 201 से 300 तक की यूज करेंगे तो उसमें वॉल्यूम हम 3 बोलेंगे, हाँ हाँ। तो वॉल्यूम 3 होगा। उसके बाद में होगा पेज नंबर, तो हमने कौन सा पेज नंबर का यूज किया है, और उसके बाद आएगा डेट, कौन सी डेट में हमने ये डॉक्यूमेंट को नोटराइज किया था। हाँ जी। हाँ और ये होगा एक जो हमारा जो पेपर होता है स्टैम्प पेपर, उस पर हम लगाएंगे। और हाँ हमारे जी। अकाउंट की भाषा में देखा जाए तो उसे मतलब एंट्री टाइप बोला जा सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि मतलब ये कभी भी कोई डॉक्यूमेंट हमको देखना है हाँ जी। तो उसके हिसाब से हम देख ले, तो हमारे रजिस्टर में भी एंट्री हमें सेम मिलनी चाहिए। हाँ, वही सेम मिलनी चाहिए और ये इजीली अवेलेबल होगा। हाँ, और हमें कोई क्योंकि पूछे तो हमारे ये जो रजिस्टर रबर में से स्टैम्प भी में, हम देख सकते हैं। ये कौन सा रबर स्टैम्प में, मतलब ये कौन सा रजिस्टर में कौन सा पेज पर कौन से नंबर से डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया है, इनका समरी डिटेल होता है ये पूरा, इनसे आप जान सकते हो। और आपने बताया कि एक कॉलम इसमें मतलब रह गया है, उसका ये होता है कि हम जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है और हमको जो भी फी दे के जाता है तो हाँ, हमको उसकी पावती रिसिप्ट देनी रिसिप्ट पड़ती है। देना। और हाँ जी। रिसिप्ट भी वो सीरियल नंबर के हिसाब से होनी चाहिए, बाय नसीब से मशीन से छापे हुए। तो हाँ वो जी। कौन से नंबर की रिसिप्ट हमने दी उसका भी हाँ जी। उसमें मेंशन करना कंपलसरी है। हाँ, जरूरी है। ये रिसिप्ट हमने उसको दी है, हाँ जी। तो वो रिसिप्ट का नंबर भी इसमें मेंशन होना चाहिए। हाँ जी। उसमें कितना चार्ज दिया लिया वो लिखना, ये तो रजिस्टर में आता है, इसमें जरूरी नहीं। जो हमारे पास रजिस्टर इसमें लिखा गया होगा उसका कि हमने किस। रजिस्टर जो होता है ना, हम्म रजिस्टर में हमने कितना चार्ज इनसे लिया, ये कॉलम बनता है इसमें, बराबर है, वो वहां पे हम मेंशन करेंगे, वहां पर ये मेंशन यहाँ पे करेंगे। करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नहीं होता है। बराबर है। अब मैं आपके सामने एक नया स्टैम्प रख रहा हूँ, उसको आप पूरे तरह से पढ़ाई पढ़ाई कीजिए और बाद में बताइए इसको कहाँ यूज किया जाता है। हम्म। ये कौन सा वाला नंबर बताया आपने? नंबर उसका 4 नंबर है। 4 नंबर। मैं आपको नंबर भी नीचे डालते जाता हूँ तो आपको सुविधा हाँ रहे। जी। हाँ। ये अटेस्टेशन का लिया हुआ है। हम्म जो कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, इसको हम अटेस्ट करते हैं, हम्म जिस पर एफिडेविट नहीं होना चाहिए। मतलब हम्म इसके हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट है इसमें, हम जहाँ पर अटेस्ट करते हैं इसको, दो, एक ओरिजिनल है और ये कहीं इसका डुप्लीकेट किया हुआ जेरोक्स है। हम्म दोनों को हम साथ में मिलाते हैं और इसको अटेस्टेशन करते हैं। हम्म। ये रबर स्टैम्प उसी के हिसाब, वो वही काम में आता है ज्यादातर। उसका मीनिंग क्या होता है वर्ड का? ये जो ओरिजिनल है ना, हम्म। उसी के हिसाब से ये डुप्लीकेट भी सेम है, ये इसका मतलब। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लाइंट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है, उसकी फोटो कॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी हमारे सामने रखता है और उसको बोलता है कि मैं उसको एडिट कर दो, तब ये हाँ लगाया जी। जाएगा। हाँ जी। बराबर। पर जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है कि करार होता है, एफिडेविट होता है, उस पे हाँ, ये यूज नहीं किया जाता। एफिडेविट पर नहीं किया जाता ये। उसको एफिडेविट से यूज नहीं करना चाहिए। नहीं, एफिडेविट पर तो अटेस्टेशन नहीं होता। एफिडेविट में तो सौगंध के ऊपर मतलब आपको बोलना है, तो इसी हिसाब से इसका रबर स्टैम्प अलग होना चाहिए। अच्छा ऐसा है, ओके। सोलमनली क्या होता है इसके, इसमें नहीं आया है शायद। हम्म। तो ये सौगंध के मतलब कि ऊपर कोई इसका। कॉपी पे लगाया जाता है, मतलब कोई दो कॉपी है, वो ओरिजिनल और एक जेरोक्स फोटो कॉपी है, जेरोक्स हाँ जी। कॉपी पे डाला जाता है कि हमने इसको हाँ वेरीफाई जी। किया है। हाँ जी। हाँ। ओके। अब मैं आपके सामने एक और स्टैम्प रख रहा हूँ। नीचे मैंने नंबर डाला है, 5 नंबर है। हाँ जी। इसमें नोटरी का अरशद कुमार वियोजा है, नीचे एडवोकेट एंड नोटरी लिखा है और उसका एड्रेस डाला है। उसका क्या रोल रहता है और कहाँ यूज किया जाता है? ये तो वैसे ही ये इनका अपना खुद का वो एड्रेस वाला हम्म रबर स्टैम्प में। हम्म तो कोई लेटर वेटर लिखते हैं जैसे हम, हम्म हम्म
तो अपने हिसाब से ये जो लेटर के नीचे हम साइन करते हैं तो डेजिग्नेशन और एड्रेस बताते हैं, उसी का ये काम में आता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज करने में इसका कोई रोल नहीं होता। बराबर है। ऐसा है। डॉक्यूमेंट नोटराइज करने में ये 5 नंबर है और दूसरा मैं डाल रहा हूँ, एक डालूंगा मैं, एक हाँ सामने बता तो ये वो 5 इसका नंबर वाले कोई का मतलब ये रहेगा रोल की ये हमारे कोई भी जब पत्र व्यवहार करते हैं तब डाला जाता है, मतलब इसका कोई ऐसा कंपलसरी रोल नहीं रहता कोई जगह नहीं, पे। ऑफिस एड्रेस वाला है जैसे। ऑफिस हमारी सुविधा के लिए मतलब। हाँ हाँ। ओके, उसके बारे में आपके सामने में एक नया स्टैम्प रख रहा हूँ, उसका नंबर मैं 6 नंबर डाल रहा हूँ, हाँ जरा आप देख लीजिए। ये है ऊपर ट्रू कॉपी लिखा है, नीचे ये जो ट्रू कॉपी लिखा है ये अटेस्टेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वो 99% सेम होगा, मगर ये ट्रू कॉपी का मतलब होता है जो ओरिजिनल है वही डुप्लीकेट है, उसी हिसाब से ये ट्रू कॉपी बनती है। जैसे ये मार्कशीटों का ओरिजिनल मार्कशीट के हिसाब से या तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से फोटो कॉपी निकाल कर इसको हम ट्रू कॉपी बनाते हैं। मतलब ये असल जैसा उसी वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसमें ये इनका यूज किया जाता है। और बाजू में जो हमारा राउंड सील जैसा लगा है उसका कोई रोल? ये राउंड सील जब हम लगाते हैं तो वैसे तो ये इसका कोई यूज नहीं होता है, ट्रू कॉपी जैसे हम सिंपल लगाते हैं। आप समझिए कि ये सिर्फ ये ट्रू कॉपी का रबर स्टैम्प लगा दिया, तो ये ट्रू कॉपी का रबर स्टैम्प हम अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से लगवा देते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगते या तो लेते नहीं है। तो लेते हैं तो 10 रुपए का वैसा कुछ जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किया है उसी हिसाब से लेते हैं। मेरे हिसाब से जो रबर स्टैम्प वाले ने क्या आइडिया लगाया कि ट्रू कॉपी और बाजू में राउंड से लिया है, तो मतलब हमें 2 जगह पे 2 स्टैम्प निकालना पड़े, एक ही स्टैम्प में काम हो जाए, ऐसा उसने किया है कुछ। हाँ ऐसा हो सकता है ना, एक ही जगह पे लगा दो। और एक क्वेश्चन तो यहाँ ये पे ट्रू कॉपी का ओरिजिनल सिस्टम क्या होना चाहिए? जैसे ये 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है और मुझे उसको ट्रू कॉपी करना है, तो मैं इस पर राउंड सील लगवाऊंगा। राउंड सील लगाने के लिए मुझे नोटरियल स्टैम्प इस्तेमाल करना फर्जियत है, तो ये 50 रुपए का नोटरियल स्टैम्प हुआ और 5 पेज हुआ जिसका मुझे ट्रू कॉपी करना है। आमतौर पर क्या करते हैं नोटरी लोग, लास्ट पेज के ऊपर एक ये ट्रू कॉपी वाला सिक्का लगा देते हैं और 10 रुपए चार्ज करके जाने देते हैं। इसमें दोनों का घाट है और ये दोनों इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना कानून में लिखा है। अच्छा, ये ट्रू कॉपी कैसे की जाए? तो ये 5 पेज का डॉक्यूमेंट जो है ना उसको हम जैसे गवर्नमेंट में से किसी डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे काटते हैं, उसी हिसाब से बनवाना चाहिए। पेज नंबर इस पर डालो और हर एक के पेज के ऊपर आपका राउंड सील भी लगा दो ब्लू कलर में, ब्लू इंक में, और लास्ट में 50 रुपए का नोटरियल स्टैम्प और उसको भी रजिस्टर में चढ़वाना, और रजिस्टर में इसकी एंट्री भी होनी चाहिए। इसको भी इंडिविजुअल सीरियल नंबर देना चाहिए, फी जितने भी रिसीप्ट की है आपने उसको रिसीप्ट नंबर डालना चाहिए। फी इसके हिसाब से होती है पर पेज, पहले पेज का 20 रुपीज और बाद के हर एक पेज का 10-10 रुपए, ऐसा लिखा होगा आपका नोटरी रूल्स में। तो इस हिसाब से ये चार्ज लेना चाहिए। मतलब ये नोटराइज वाला डॉक्यूमेंट्स जो हमने ट्रू कॉपी किया है 5 पेज वाला, इनके हिसाब से ये लास्ट में ट्रू कॉपी आएगा। ये रबर स्टैम्प स्क्वायर वाला 3 नंबर वाला भी लगेगा और ये राउंड सील 1 नंबर वाला भी लगेगा, और ये सभी में तभी मिलाकर पूरा डॉक्यूमेंट ट्रू कॉपी होता है। बराबर। तो कुल मिला के मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ये जो इकट्ठा स्टैम्प बना है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ट्रू कॉपी वाला अलग ही होना चाहिए, राउंड सील को इसमें साथ में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। और जब भी हम सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, इसको बोलते हैं हम सर्टिफाइड ट्रू कॉपी।
अच्छा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करे तो उसका ट्रू कॉपी लिखना होना चाहिए, बीच में हमारी साइन की जगह होनी चाहिए, बाद में हमारा नाम हो अर्शद कुमार वियोजा, नोटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें जो राउंड सील वाला वो होने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ जी, और जो भी हम राउंड सील लगाएंगे वो सेपरेटली लगाएंगे। हाँ जी। और वो पहले पेज पे हम 20 रुपए की टिकट यूज करेंगे और बाकी के हर पेज में नहीं, 10 20 रुपए का की। नहीं, गुजरात में 50 का चलता है। पहले पेज पे 50 का। नहीं, हर एक पे वो पूरा डॉक्यूमेंट पे एक ही टिकट लगता है 50 रुपए का। पूरा जितने भी कागज हो, 10 कागज हो तो 10 की भी, 20 कागज हो तो 20 की, पूरा मतलब पूरा 50 रुपया लगेगा टोटल मिला के। पूरा 50, ये 20 कागज से है ना, इंडिविजुअल नहीं है, 20 कागज का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। बराबर है, डॉक्यूमेंट को उसको बोलेंगे एक डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है वो पहले पानों से, वो पेज से शुरू होता है, 20वां पाने पर खत्म होता है, तो डॉक्यूमेंट तो एक ही रहेगा। इनका पेज जो होता है ना वो 20 रहेगा। हाँ, वो समझ गए कि एक पेज में सब लिखा नहीं आ जाता, इसलिए उसको पार्ट करते हैं जैसे वॉल्यूम। हाँ जी, तो उसको लास्ट पेज में हम 50 रुपए की टिकट लगाएंगे और वो जो नोटरी वाले जो हम प्रोसेस करते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे। हाँ जी। बराबर है, ये होगा इसमें। तो मतलब ये वाला जो हमने किया तो वो हमने पहले 4 नंबर पे जो देखा ना अटेस्टेड, और उसमें ट्रू कॉपी में क्या फर्क रहेगा? इसमें थोड़ा बहुत कानूनी ओपिनियन के हिसाब से डिफरेंट है। ये अटेस्टेशन है लगभग इक्वल टू ओरिजिनल, मगर ये ट्रू कॉपी है वो 100% इक्वल टू ओरिजिनल होनी चाहिए। बराबर है। और जो आपने बोला सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, और हमने देखा कई बार हम ट्रू कॉपी करवाते तो न तो ऊपर टिकट लगी होती है, न कुछ रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो वो ट्रू कॉपी क्या होती है? वो ट्रू कॉपी कानून के हिसाब से तो ठीक नहीं है, मगर ये क्या बोले इसका, डेजिग्नेशन के हिसाब से चलती है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग मैंने पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट क्या है और कौन सा इम्पोर्टेंस रहेगा या वैलिड रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी हिसाब से बताया है कि वो जो डेजिग्नेशन के हिसाब से ट्रू कॉपी लिख कर देते थे, तो वो नोटरियल वर्क के डेफिनेशन में नहीं आता। वो नोटराइज डॉक्यूमेंट है और नोटरियल वर्क हुआ है ऐसा नहीं कह सकते हम। ऐसा फाइंडिंग इसमें लिखा हुआ था। तो ये चलता है, ठीक है, मगर ये जब इसके ऊपर तकरार होगी या कुछ दलील बलील होगी या तो कुछ इनको वैलिडिटी के हिसाब से चैलेंज किया जाएगा, तो ये तो मुश्किल ही तो हो सकती है। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को ट्रू कॉपी करता हूँ एज ए नोटरी की हैसियत से, तब उसको मुझे सर्टिफाइड नोटरीज करनी पड़ेगी, ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करनी पड़ेगी, और उसमें हर एक पेज पे ये ट्रू कॉपी वाला सिक्का लगेगा, लास्ट पेज पे 50 रुपए की टिकट लगेगी और हमारा राउंड सील भी लगेगा। हाँ जी, उसको हम मतलब और इसको भी आपको नोटरियल रजिस्टर में एंट्री करवानी है। बराबर। और जो भी एंट्री किया हुआ है वो इसका नंबर इस पर डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लिखना है। अभी एक बात ये देखने में आई है कि जो भी इतने भी स्टैंप वाले ने मेरे को स्टैंप बना के दिए, उस पर मान लीजिए कि ट्रू कॉपी लिखा है, बीच में साइन की जगह छोड़िए अर्शद कुमार वियोजा लिखा है, नोटरी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, पर मान लीजिए कि मेरे नाम के पीछे अर्शद कुमार वियोजा के पीछे मैं एमकॉम LLB लिखवा सकता हूँ क्या? हाँ, वो तो आपका खुद का क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या है, मतलब लिख सकते हैं ना उसको? हाँ, लिख सकते हैं। ओके। अब हम 7वें नंबर के स्टैंप पर जाते हैं। हाँ जी, ये रहा आपके सामने 7 नंबर का स्टैंप। हाँ जी, ये कंपेयर्ड वाला डॉक्यूमेंट है। ये कोई ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी या गुजराती में से इंग्लिश या इंग्लिश में से, तो इसको कंपेयर्ड किया हुआ है। तो कंपेयर्ड उसी में इनका यूज किया जाता है। बाकी कुछ काम का नहीं है ये सब ज्यादा। कहाँ पे यूज होगा? जब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में लगाएंगे हम। हाँ जी, ओके। हिंदी से गुजराती किया हो कागज हो तो उसमें लगाना पड़ेगा हमको उसको। हाँ जी। चलो, तो उसके साथ बाद में मैं आपको 8 नंबर का स्टैंप रख रहा हूँ। ये रहा 8 नंबर का स्टैंप। वो आइडेंटिफाई वाला डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में कहीं भी एडवोकेट साहब कोई जिसकी आइडेंटिफाई करता है ना, उस पर ये लगाना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई करार हो, कोई भाड़ा करार हो, ऐसा कुछ। हाँ जी।
हाँ, आपके सामने 8 नंबर का स्टैम्प। एक मिनट चालू रखिए। 8 नंबर आइडेंटिफाई बाय मी वाला आया। जो भी आपको पहचान वाला एडवोकेट होगा, हम्म जो भी इस इनके क्लाइंट का हम्म आइडेंटिफाई करेगा, हम्म उसी की साइन आएगी इसमें। हम्म। और ये जरूरी है ये अपने कब? प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी नोटराइज करवाने के लिए क्लाइंट आते हैं ना, हम्म। उनके आइडेंटिफाई के लिए। मतलब हमारे सामने जब भी कोई करार लेके आता है, एफिडेविट लेते आता है, तो उसको पहचानता है ये एडवोकेट, वो एडवोकेट उसमें साइन करेगा। हाँ जी। बराबर है। ये करने और न करने में क्या डिफरेंट है? करने से लायबिलिटी जो है ना, अगर कोई फ्रॉड आदमी आया है हम्म या तो कुछ डुप्लीकेट इसमें लगाया है, हम्म कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज लगाया है, हम्म तो अपनी लायबिलिटी कम आएगी, हम्म। जो आइडेंटिफाई करने वाला एडवोकेट है उसकी आएगी। बराबर है। हम तो उसी के हिसाब से इनको पहचानते हैं। बराबर है। ऐसा नोटरी कह सकता है। मतलब ये कंपलसरी नहीं, पर सेफ्टी के लिए एडवाइजेबल है। हाँ, नोटरी के सेफ्टी के लिए अच्छा है। ओके। तो हम अब आते हैं 9वें नंबर के स्टैम्प के लिए, और आपके सामने रखता हूं मैं 9 नंबर का स्टैम्प। उसको हाँ आप जी। पूरा तरह से पढ़िए और बारीकी से समझाइए कि क्या कहने का मतलब है उसका। हम्म। ये जो 9 नंबर का है ना, हम्म ये ट्रांसलेशन के में काम आ जाता है। कोई डॉक्यूमेंट है आपको, आपने इसका ट्रांसलेशन किया हम्म गुजराती में से इंग्लिश, या तो इंग्लिश में से गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, हम्म और आपने इसके हिसाब से ट्रांसलेट इसको किया, हम्म तो ये एक सर्टिफिकेट के हिसाब का रबर स्टैम्प होता है। हम्म मैंने इसको ट्रांसलेट किया है हम्म ये लैंग्वेज में से वही लैंग्वेज में। हम्म या तो आपने किया है तो आपका नाम आएगा या आपकी साइन आएगी। हम्म कोई एक्सपर्ट से किया हुआ है तो उसी का नाम आएगा। और हम्म उसका सनन, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका सनन नंबर और आई कार्ड नंबर डालता है। हम्म। बस, बाकी कुछ इसमें और कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन के हिसाब से काम में आता है। कोई डॉक्यूमेंट जो होता है गुजरात में से, गुजराती लैंग्वेज में है ओरिजिनल, हम्म इसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनवाते हैं। हम्म कोई ऑफिस में इंग्लिश ट्रांसलेट वाला चाहिए, या तो इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसका काम चलता है, और डॉक्यूमेंट हमारा गुजराती में है, हम्म तो ऑन सेटिंग तो करना पड़ेगा नोटरी के पास से, हम्म। तब ये रबर स्टैम्प काम में आता है। उसका मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि जब भी हम कोई डिपार्टमेंट के सामने जाते हैं और उन डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये लैंग्वेज में चाहिए, हाँ जी। और जब वो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, हाँ तो जी। वो क्लाइंट क्या करेगा, वो उसको ट्रांसलेट कराएगा। हाँ और जी। ट्रांसलेट करवाने के बाद वो उसको, मतलब ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि मतलब लिखा गया सच है कि मतलब कुछ हाँ गलत है, वो तो सामने वाले को तो मालूम ही नहीं है जहाँ वहाँ मांगा गया है वहां पे। हाँ तो जी। उसको ये नोटराइज करवाने की वो हाँ जी। अपेक्षा रखेगा ऑफिसर की उसको आप नोटराइज करवा दो। तो हम ओके। नोटराइज जब करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट में, इस तरह से जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, तो हाँ वही जी। जगह पे हम उसको यूज करेंगे और उसको लिखेंगे कि ये ट्रांसलेट किस शख्स ने किया है, उसका हाँ जी। नाम लिखे। जो एडवोकेट होगा तो एडवोकेट का नाम आएगा, यदि हाँ जी। कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है तो उसका नाम आएगा। आएगा। बराबर है ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम चल रहे हैं 10 नंबर की स्टैम्प हाँ पे, जी। और आपके सामने रख रहा हूँ ये 10 नंबर वाला स्टैम्प। हम्म। ये कोई क्लाइंट जब आपके पास से नोटरी का नोटराइज करवाना आता है डॉक्यूमेंट, जैसे ये पावर ऑफ एटर्नी है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई रेंट एग्रीमेंट हो, या तो मॉर्गेज एग्रीमेंट हो, या हम्म तो ये पार्टी पार्टी नंबर 1 या उसकी दूसरी पार्टी आएगी, या 2 विटनेस आएंगे, हम्म सभी ने आपके सामने हम्म उसी डॉक्यूमेंट में साइन किया है, हम्म। वो दिखाने के लिए साइन बिफोर मी ऐसा रबर स्टैम्प लगाते हैं। वो तो आएगा ना, सीरियल में हमारे सामने आएगा आगे जाके। हाँ। अभी तो हमने आपके सामने रखा है 10 नंबर का स्टैम्प, ये हाँ जी। रहा। और 10 नंबर में ही साइन बिफोर मी लिखा है। नहीं, 10 नंबर में मैंने अपने सामने अभी रखा जो स्क्रीन पे। वो कौन सा नंबर वाला है मेरे पास? मैंने आपको अभी व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप किया। ये ट्रांसलेशन वाला है, हम्म 10 नंबर।
10 नंबर अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे छोड़ा है, वो व्हाट्सएप में छोड़ा है, जो बड़ा आपको ये स्क्रीन में दिखाई देगा। नहीं, मुझे ये 10 नंबर ही दिखाई देता है कुछ। नहीं, ये आप जो मैंने पहले आपको भेजा था ना, उसमें क्या होता है, वो बाजू बाजू में नंबर है, तो आपको मतलब वो अंडरस्टैंडिंग में गलती हो रही है, तो मैंने 10 नंबर का आपको सेपरेटली अभी दिया अलग अलग से। 10 नंबर तो वही है। अभी व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप देखो आप। मैं आपके सामने चलो फिर से रख रहा हूँ, अभी ये नया वाला देख लो एक आप, अच्छा, ये डाल रहा है नया वाला, ये वाला। ये ट्रू ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती ऐसा यस। लिखा है। बस तो वही ट्रांसलेशन के हिसाब से वो ट्रांसलेशन के काम के डॉक्यूमेंट में ही लगाते हैं। अच्छा, वहां पे पहले हमने जो देखा था 9 नंबर में, इसमें गुजराती हिंदी से इंग्लिश था, ये इंग्लिश में से गुजराती हिंदी में है, इतना ही हाँ डिफरेंट बस, है ना, बाकी हाँ सब कुछ सेम है ना। हाँ, सेम टू सेम। चलो अभी आप वो, मैं जो भेज रहा हूँ आपको वो सीरियल नंबर से देखिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको 11 नंबर का नया आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, अभी देखो 11 नंबर का। हाँ अभी आया है, उसका नंबर है 11। एक मिनट भाई, ये नंबर जो है साइन बिफोर मी वाला, हम्म 11, हम्म वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट लगवाते हैं, हम्म कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम नोटराइज करते हैं, तो सभी पार्टियां विथ विटनेस हमारे सामने उसी डॉक्यूमेंट में साइन करेगी, और वही डॉक्यूमेंट में जो साइन करते हैं पार्टी, उसी की साइन हमारे रजिस्टर में भी हम करवाएंगे। बराबर है। तब ये इसको नोटराइज करते वक्त ये लास्ट में हम लिखते हैं साइन बिफोर मी वाला रबर स्टैम्प। उसका मीनिंग होता है कि ये जो भी पक्षकार है उन्होंने मेरे सामने उसके पेपर डॉक्यूमेंट पे साइन किया है। साइन किया है। बराबर है। ये जब भी हमारे पास आएंगे तब हम उसको करवाएंगे। जो हाँ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं? करार रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट, हम्म रेंट एग्रीमेंट हो, मॉर्गेज एग्रीमेंट हो, हम्म इसमें नोटरी का रोल एक विटनेस के रूप में होता है, इसीलिए साइन बिफोर में लगवाते हैं। तो क्या ये सिक्का हर डॉक्यूमेंट पे रहेगा जो भी नोटरी करेगा वो? नहीं, हर डॉक्यूमेंट में नहीं, तो वही कॉन्ट्रैक्ट वाला डॉक्यूमेंट में। कौन कौन से और में नहीं लगता? ये कौन कौन से में नहीं लगता? एग्जाम्पल के तौर पे एक दो ये एफिडेविट में ऐसा नहीं लगता। एफिडेविट में नहीं लगता। अब हम जाता है 12वें नंबर के स्टैम्प के, और आपके सामने रख रहा हूँ मैं 12वें नंबर का स्टैम्प। वही है जो साइन बिफोर मी है, और वो इसको जरा साइन बिफोर मी से साइन निकाल लगा, वो बिफोर मी किया है। उसका क्या मीनिंग रहता है? सेम ही है, सेम 10 ही है। नंबर जैसे ये 11 नंबर में है, वही 12 नंबर में है। अच्छा ऐसा है, तो चलो मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ 13 नंबर का स्टैम्प। ये 13 नंबर में आपने लिखा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी। तो जब हम नोटराइज करते हैं तो हम नोटरी की फी भी वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं। अगर हमने नहीं की है तब ये लगा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी। इनका दूसरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या तो मीनिंग नहीं है। अच्छा ओके, तो मैं आपके सामने 14 नंबर का लेके आता हूँ। हाँ जी, ये 14 नंबर में कंपेयर्ड कॉपी लिखा है। ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इनके फोटो कॉपी दोनों आपके पास रख दिए मैंने, और उसको आपको बताया कि ये ओरिजिनल है। आप इसको कंपेयर करके ये डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी है इसमें बता दीजिए। जैसे ये अकाउंट वाली बुक होती है ना आपकी, जैसे ये बैंक वाले लोग होते हैं, इनका खुद का रेजर होता है, लेजर होता है, क्या बोलते हैं इसको, लेजर बोलते हैं ना, लेजर रजिस्टर। इसमें से कोई एंट्री मुझे निकालनी है और इसकी मुझे नकल चाहिए। तो ये ओरिजिनल जैसी है ऐसा कोई ऑथेंटिक तो होना चाहिए जो हमें बता दे। तब ये नोटरी ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी एक ही है, एक ही नॉन से निकाली हुई है, ये दिखा सकता है। ये इसके हिसाब से ये तब ये कंपेयर्ड बाय या कंपेयर्ड कॉपी लिखवाते हैं। तो हमने 4 नंबर का स्टैम्प देखा था, इसमें लिखा था एटेटेड, उसके बाद में हमने एक देखा था ट्रू कॉपी वाला, और ये रहा कंपेयर्ड कॉपी। तीनों में डिफरेंट क्या रहा? तो
इसमें कोई जितना वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, अलग अलग थोड़ा बहुत शब्दों का परिवर्तन है, बाकी कोई इनका मीनिंग तो एक ही होता है। अटेस्टेड बोलो, ट्रू कॉपी बोलो और एक कंपेयर हाँ, बोलो, सब कंपेयर एक ही बोलो, रहता है ना। आज एक ही है। अच्छा, तो 15 नंबर का स्टैम्प लिख के मैं आपके सामने आता हूँ। ये एक 15 एफिडेविट में कोई आदमी आपके पास आता है और ये सौगंध के ऊपर कोई जाहिर करेगा, चाहे जितना भी स्टेटमेंट होगा, तो ये एफिडेविट में इनका यूज किया जाता है। 15 नंबर का। चल 15 नंबर में और 15 और 16 दोनों एक ही लगाया है। 15 में क्या लिखा है? solemnly affirmed बिफोर मी, मेरे सामने सौगंध के ऊपर ये कुछ जाहिर हुआ। बराबर है। तो बिफोर मी और इसमें क्या फर्क है? इसमें कुछ इसमें फर्क इतना है, ये सौगंध के ऊपर जाहिर करते हैं और बिफोर मी ने तो सिर्फ साइन करते हैं। जैसे ये झूठ बोले तो भगवान पूछे, ऐसा कुछ जो हम वो कहते हैं ना, सौगंध ऑन ऑथ ये होता है सोलेमनली। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये ईच एंड एवरी एफिडेविट में यूज किया जाता है। अच्छा, हर एक जगह पे ये लगाया जा सकता है? हर एक जगह पर नहीं, सिर्फ एफिडेविट में। एफिडेविट में, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता यूज? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता। तो उसके बाद में मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये 16 नंबर का स्टैम्प। 16 नंबर भी वही है जो क्या 15 लिखा है में। 16 नंबर में? 15 में है वही 16 में, सेम है ना? सेम है। बराबर है। तो आपके सामने मैं लेके आता हूँ 17 नंबर का। 17 वाला ट्रू कॉपी वाला है, वो भी सेम है। आगे आगे वो आगे आगे आ गया था, वही आएगा, उसका डिफरेंट नंबर वाला। कुछ है नहीं। 17 भी हम खत्म करके जाते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ 18 नंबर का स्टैम्प। ये जो माई कमीशन वैलिड अप टू लिखा है, ये वैसे तो ये जो आपने राउंड सील बनवाया है ना, 1 नंबर वाला, इसमें आ जाता है, इनकी कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती। फिर भी स्पेसिफिकली इसमें अगर कोई लोग पढ़ नहीं सकते, वैलिड अप टू 16 दिसंबर 2029 ऐसा कुछ लिखा है ना, तो इनके हिसाब से ये माई कमीशन वैलिड अप टू, अपनी जो सनंद होती है उनकी वैलिडिटी यहाँ तक है, ये दिखाने के लिए ये जरूरी है। उसका कहीं यूज नहीं होता ज्यादा? नहीं होता है, वैसे ये तो हर एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। मतलब वो तो राउंड सील में आ जाता है ना पर? अब अगर ये राउंड सील में आ जाता है तो एक्स्ट्रा इनकी जरूरत नहीं रहती। फिर भी स्पेसिफिकली कोई ऑफिस वाले इसकी जरूरत डिमांड करते हैं तो हम लगा सकते हैं, ये कहीं भी लगा सकते हैं। और नहीं है तो हम हाथ से भी लिख सकते हैं ना, ये तो वाला? हाँ, लिख सकते हैं। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टैम्प पे। आपके सामने रखा मैंने नेक्स्ट स्टैम्प। अच्छा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वो आ गया ना, पहले वाला वही है ना सर? मैंने आपको बताया, बता दिया। जो भी ट्रू कॉपी होगी आपको, आपने इस पर टिकट लगवाया और राउंड सील लगवाया। नेक्स्ट और हाँ जी, 20 नंबर में वाले में 20 नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने भी आपको डाला भी दिया। अच्छा, देख लेता हूँ। ये स्पेसिफिकली वसीयत नाम व्हील जो होता है ना, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, दूसरे के काम में नहीं आएगा। ये व्हील के लिए ही, ये सिर्फ व्हील के लिए। इस वर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? द सेड विल एग्जीक्यूटेड हैज बीन आइडेंटिफाई, जैसे ये कोई आदमी जो विल अपना बनाते हैं ना, तो इसमें जो भी एडवोकेट होगा जिसने ये इसको आइडेंटिफाई किया है, इनका नाम है, इसका डिटेल लिखा है, और ये अंदर जो भी लिखा है वो अपने क्लाइंट को इसको प्रॉपर लैंग्वेज में मतलब समझ दी है इसने, और जो जिसने भी ये विल बनाया है, ये 2 विटनेस के प्रेजेंस में उसने ये साइन किया है, वो दिखाने के लिए। मतलब ये जब भी विल करता होता है, जो विल करता है और जिस विल को ड्राफ्टिंग करता है वो एडवोकेट का नाम आएगा यहाँ पे,
और हाँ दो जी, साक्षी का नाम आएगा यहाँ पे, और वो ये प्रूव करता है ये लिखाण से कि हाँ ये जी, दो साक्षी के सामने विल बनाने वाले ने साइन की है यहाँ पे विल में। हाँ जी, हाँ जी। ओके। उसके बाद 21 नंबर का स्टैंप लेके मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। 21 नंबर का स्टैंप। Person identified by and verified by. So person identified by and verified by the document name. ये जो डॉक्यूमेंट है ना, हम्म आप किसी एडवोकेट से तो इनकी पहचान लेंगे जिसने ये पार्टी जो भी इसको मतलब जो भी पार्टी होगी इसको पहचानता होगा, हम्म तो इनका इसमें साइन आएगा और ये डॉक्यूमेंट उसी एडवोकेट साहब ने भी वेरीफाई किया है, ये इनका एफर्मेशन के लिए ये लिखा हुआ है। बराबर। ये इतना जरूरत नहीं है ज्यादा, फिर भी नोटरी का खुद का लायबिलिटी कम हो इसीलिए ये लिख कर दे देते हैं। चलो मैं 22 नंबर का स्टैम्प आपके सामने रखता हूँ। ये रहा 22 नंबर का। इसमें रिसिप्ट नंबर आ गई, शायद आपने जो पहले बताया था वो। हाँ जी, हाँ। इसमें रिसिप्ट नंबर मेंशन हो गई, आगे वाले में नहीं थी। हाँ बस ये बस अच्छा, ये परफेक्ट हो गया। सीरियल नंबर, बुक नंबर, पेज नंबर, रिसिप्ट और डेट हाँ जी। बराबर है। अब 23 नंबर के स्टैम्प पे जाते हैं। ब्लैंक पेज, हम्म ये तो अपने ऑफिस में मतलब वो जितना भी सुविधाएं है ना, हम्म इसी हिसाब से लिखा हुआ है। ये ब्लैंक पेज का कोई नोटराइज के हिसाब कोई होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ब्लैंक क्या पेज होगा, कोई पेज इसमें मान लीजिए 10 पेज का कागज है, इसमें पीछे का कोई पेज में लिखा नहीं गया तो वहां पे डाल देते होंगे कि बाद में कोई इसमें ऐड न करे। वैसे ही तो इसके हिसाब से क्या होता है, ये पेज तो पीछे कुछ लिखा नहीं है, हम्म ब्लैंक पेज लिख सकते हैं आप, तो हम्म इस पर आपका नोटरी वाला कोई रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, या तो कुछ ऐसे ही आप क्या होता है एरो कर दो तो भी चलेगा। मतलब एरो के तौर पे उसने यूज किया है ब्लैंक पेज का, हाँ मतलब बाद में इसमें कोई डाल न दे, बाद में हमारे से नोटरी करवा जाने का घर पे जाके वो खुद का कुछ हाँ लिखा इसमें कर न दे रहे, इसी हिसाब से ही डालते हाँ, होंगे कि इसका सेफ्टी पर्पस के वही है। हिसाब से ठीक है। और हमें जहाँ भी बैक प्लेस मालूम पड़े वहां पे हम हमारा कोई भी सील सिक्का कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ जी। ओके। अब हम उसके बाद में आ रहे हैं 24 नंबर का स्टैम्प, और आपके सामने रख रहा हूँ मैं 24 नंबर का स्टैम्प। આ લેખ અમોલેખ કરી આપનારે અમારી સ્વૈચ્છિક અમારી સગવડતા ખાતર કરેલો છે. આ લેખ સંદર્ભે ભવિષ્યમાં કોઈપણ વિવાદ કોઈના પણ દ્વારા ઉભો થશે તો તમામ જવાબદારીઓ અમે લેખ કરી આપનારની તથા લેખ અમારા સાક્ષીઓ રહેશે. જેમાં આ લેખ નોટરી કરનારની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં, જેની અમે લેખ કરી આપનાર તથા સાક્ષીઓ સંપૂર્ણ બાંહેધરી આપીએ છીએ. લેખ કરી આપનાર સહી અંગૂઠો वकील स्नेही साक्षीની સહી. ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोई होता है, जैसे ये सेल ऑफ डीड हुआ, हम्म कोई या तो प्रॉपर्टी वाला आया और ना चला गया, ऐसा कुछ होगा तो लेख डॉक्यूमेंट को एक बार आपने नोटराइज कर दिया, बाद में कोई पार्टी मुकर जाती है, ऐसा कहते कि मेरी इसमें साइन नहीं है या तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और पुलिस कंप्लेंट डाल देती है, और पुलिस इसमें नोटरी की भी जिम्मेदारी होती है या तो कुछ क्राइम में इसका भी कुछ रोल होगा, इस हिसाब से इसको एक्यूज बना देती है। तो इसमें नोटरी ने अपनी हिफाजत के लिए ये सब ये लिखवाया है और ये रबर स्टैम्प बनवाया है। वैसे तो ये हर एक केस अलग अलग होता है, अलग फैक्ट अलग अलग होती है हर एक की। नोटरी का इसमें कितना रोल है, जो भी क्राइम कमिट होता है या तो क्राइम बनता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। तो ये ठीक है कि अपने नोटरी अपना डिफेंस के लिए ये सब डाल देता है, मगर इसके डालने से ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस इसको इन्वॉल्व नहीं करेगी, इसका रोल होगा, और ऐसा कुछ एविडेंस पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलेगा तो वो कर सकती है। अच्छा अच्छा। तो चलो मैं इस आपके रबर सामने स्टैम्प को नया एक स्टैम्प लेके आता हूँ 25 नंबर 25 नंबर का।
આ લખાણથી તમામ વિગતો અને મારા વકીલ સ્નેહીએ હું સમજી શકતે તે સાચી રીતે સમજાવી છે અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ સપાન અવસ્થામાં સહી અંગૂઠાની છાપ કરેલી છે. बस वही सेम है कि एक बार डॉक्यूमेंट बन गया, बाद में डॉक्यूमेंट बनाने वाले नामुकर्रर हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं, एडवोकेट ने बनाया था, एडवोकेट ने मुझे समझाया नहीं था, या तो नोटरी ने मुझे कुछ बताया नहीं था, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं. तो ये सब क्लाइंट जब कंप्लेन करते हैं ना तो डॉक्यूमेंट में से नामुकर हो जाने के लिए, तो पूरे का पूरा जिम्मेदारी और ये तो ब्लेम जो होता है वो एडवोकेट या तो नोटरी के ऊपर आ जाता है. तो अपने डिफेंस में ये सब लिख पाते हैं. और आपने आगे जो बताया कि ये भी लिखाने से मतलब फैक्ट तो और फैक्ट ही ये देगा. लिखाने से ही अपना डिफेंस बनता है. अपना मतलब जो भी नोटराइज किया या तो कुछ एडवोकेट ने इस पर साइन किया जो कोई फ्रॉड हुआ, मगर इसका जो रोल इसमें इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो आएगा बाहर आ जाएगा, पुलिस को ऐसा इन्वेस्टिगेशन में कुछ सुराग मिल सकता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता. बराबर है. तो चलो हम नेक्स्ट स्टैम्प पे जाते हैं. 26 नंबर का आपके ग्राफ में रखता हूँ 26 नंबर का स्टैम्प. आप पढ़िए और समझाइए इसमें क्या है. The notary public does not assume any responsibility, liability for legality of any contract, witness identification, accessory witness identification, and of the any legal requirement. ये भी इसी तरह का लिखा हुआ है. जैसे ये मैंने नोटराइज किया डॉक्यूमेंट या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, सपोज समझ लीजिए कि मैंने कुछ किसी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का कुछ डॉक्यूमेंट नोटराइज किया और अंदर इसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई होगी, या तो मेरे ख्याल में नहीं आया या तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, तो अंदर के कंटेंट जो होते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ प्लेस होती है, या तो नाम में कुछ गड़बड़ है, बाद में ये डॉक्यूमेंट की शादी में हो गया, या तो किसी का आइडेंटिफाई में हो गया, या तो किसी का पान कार्ड निकालने में इनका यूज हो गया और बाद में फ्रॉड हुआ बड़ा वाला. तो ये नोटरी मैंने किया है इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाता हूँ, ऐसा नहीं है. अंदर के कंटेंट जो होते हैं ना, जैसे कि कोई एफिडेविट के ऊपर के मेरे पास आ जाए और कहे कि भाई मैंने इसका मर्डर कर दिया है, तो कन्फेशन है, समझ लीजिए कन्फेशन है. तो ये नोटराइज किया मैंने, तो अंदर का कंटेंट जो लिखा है कि मैंने इसका मार डाला, वो इसकी लायबिलिटी है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है. उसने मुझसे मेरे सामने वो ऐसा बताया, इसी के हिसाब से इतना ही वैल्यू है मेरा स्टेटमेंट का, और कुछ नहीं है. इसको इस तरह से समझा जा कि जो मेरे सामने जो बोला है वो मैंने लिखा है, पर वो लिखा है वो सही है गलत है वो मैं नहीं जानता. हाँ, वो जस्टिफाई करना मेरा काम नहीं है. उसने बताया और मैंने लिखा, सच है वो नहीं हो वो जाने. हाँ जी, वो जाने या तो कोर्ट डिसाइड करे. अच्छा, अब आते हैं हम 27 नंबर के स्टैम्प में. ये सौगंधनामा वाला ही है, एफिडेविट वाला ही है. बराबर है. तो उसको जो हमारे सामने आएगा आदमी, उसका नाम लिखेंगे हम, और उसने मेरे सामने आकर सौगंध लिया और वो आदमी की पहचान ये वकील साहब ने दिखाई, बस वही लिखना है एफिडेविट के हिसाब से, सौगंधनामे में काम आएगा. अच्छा. उसके बाद में हम जाते हैं एक स्टैम्प में 28 का. ये ट्रांसलेशन के हिसाब से है, गुजराती में से हिंदी, हिंदी में से ऐसे, तो डिफरेंट टाइप का वो लिखा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है. आगे है इसमें ट्रांसलेशन वाला. उसके बाद में आते हैं एक और स्टैम्प में 29 नंबर का. जो इलिटरेट पर्सन होता है ना,
उसी का ये थंब इम्प्रेशन है, वो दिखाने के लिए जो उसको आइडेंटिफाई करेगा, ये इनके लिए है ये। मान लीजिए कि जो कुछ अक्षर ज्ञान नहीं रखता और वो रखता है हमारे सामने, हाँ जी, और वो करार पे साइन करेगा जो भी, तभी हम लिखेंगे उसमें कि ये जो अंगूठा का निशान है हाँ जी, वो इस तरह से ना, हाँ, ખાલી જગ્યા એટલે વ્યક્તિનું નામ આવશે, ખાલી જગ્યાના જમણા ડાબા હાથના અંગૂઠાનું નિશાન આ ખતને તેને વાંચી સાંભળી તેના કહેવાથી મારી રૂબરૂ લીધેલ છે અને હું ઓળખું છું, તેમણે આ ખત કબૂલ રાખેલ છે। मतलब उसका ये होता है कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, हाँ जी, उसको भी हमने उसको सुनाया है क्या लिखा है, और वो अपने हिसाब से पूरी तरह से समझ गया है, हाँ, और ये अंगूठा लगाने से वो उसको साइन करता है इस तरह से, हाँ जी, है ना। ओके, उसके बाद जाते हम 30 नंबर का एक स्टैम्प है, ये आगे आ गया शायद, ये भी आ गया। पेज नंबर ऑफ डालने के मतलब आपने बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट 10 पेज का हो तो इसमें से हम डाल सकते हैं, हाँ जी, वो इतना। ओके, तो 31 नंबर पे स्टैम्प पे आते हैं। આ વીલ લેખ લખી આપનારને હું અમો જાતે ઓળખીએ છીએ, તેઓએ સંપૂર્ણ માનસિક તેમજ સત્ય અવસ્થા મારી હાજરીમાં આ વીલ લેખને દરેક પાના पर अंगूठा सही करी છે। मैं समझ रहा हूँ कि वो आगे हमने पहले इंग्लिश में ऐसा कुछ देख लिया, स्टैम्प आ गया ना। ये स्पेशली व्हील के हिसाब से है, मगर ये जब व्हील बनवाते हैं ना तो इसमें ये सब आ जाता है, उसमें वो लिखाण में आ जाता है, सही बात है, इसके ड्राफ्टिंग में ही आ जाता है, ड्राफ्टिंग में आ जाता है, ड्राफ्टिंग का एक पार्ट होता है। ये इसका रबर स्टैम्प लगवाने की कोई जरूरत नहीं हो, तो उसे ऐसे ही वो व्हील का एक पार्ट है ना। हाँ जी। चलो, ये 32 नंबर का है, ये सीरियल नंबर है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये सिर्फ सीरियल नंबर है, आधा है, मगर इसमें जो पूरा रबर स्टैम्प बनवा दिया ना अपने आगे, और रजिस्टर नंबर, सीरियल नंबर, रिसिप्ट नंबर, वही भी बेटर रहेगा। ये आधा है, सीरियल नंबर वो सिर्फ सीरियल नंबर दिखवाता है और डेट दिखाती है कि ये रजिस्टर में कौन से नंबर पर इनकी एंट्री हुई है। सर, हमने आगे ऐसा देख लिया पहले, हाँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब हमने इस तरह से पूरे एक भाग को हम समझ लिए। हाँ अब जी, हम जाते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर में कौन से कॉलम आते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, हाँ जी, और आप बताइए। कॉलम में सिक्का वाला खत्म हो जाता है यहाँ पे। रजिस्टर की कॉपी मेरे पास है, पहले आप देख लो ये सही है, तो इसके हम अलग कॉलम में जाते हैं। रजिस्टर आपको दे दिया मैंने, देख लो आप सही है तो हम आगे बढ़े इसमें। देखते हैं। एक बड़ी वाली कॉपी दो, आपको नजदीक से दिखाई दे, इसको छोड़ दो, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये प्रिस्क्राइब किया हुआ फॉर्म है, मैंने आपको दूसरी दी, एक उसके पीछे आप निकल रहा हूँ, बाद में अभी दूसरी दी मैंने आपको, वो पढ़ो। दूसरी कॉपी भेजी मैंने आपको रजिस्टर की, बड़ी वाली थोड़ी इमेज। हाँ, मिल गई। तो इसमें जो पहला वाला कॉलम है सीरियल नंबर वाला, इसमें डॉक्यूमेंट नोटराइज करते हैं ना, तो उनका नंबर क्रोनोलॉजिकली आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहला क्लाइंट है उसका एक नंबर देंगे, उसके बाद आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा तीसरा, इस तरह से। हाँ जी, जिस तारीख को आएगा वो हमारे सामने वो तारीख आएगी। हाँ जी। नेचर ऑफ नोटराइज एक्ट, वो क्या होता है? जो भी तारीख आएगी, मतलब जिस दिन हम नोटरी करेंगे वो इसी दिन की तारीख ले जाएगी हमारे सामने, जब आएगा वही डेट। हाँ, वही दिन। बराबर। बाद में ये क्या लिखा है, नोटरियल एक्ट, नेचर ऑफ नोटरियल एक्ट होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, कोई एफिडेविट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई ट्रू कॉपी होती है। तो इनका नेचर ऑफ नोटरियल एक्ट का मैंने क्या काम किया, किस तरह का, तो सौगंधनामा, करार, ऐसा कुछ लिखने का होता है। एफिडेविट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रू कॉपी हो, उसके अलावा क्या क्या आता है? व्हील आता होगा। हाँ, बराबर। ज्यादातर तो एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू कॉपी, व्हील, उसके अलावा कुछ आता है क्या? कोई दूसरे का बहुत से आते हैं, प्रोमिसरी नोट आती है, किसी का तो कोई अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई हुंडी आती है, जो भी आती है इस पर हम लिख सकते हैं। एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट,
ट्रू हाँ कॉपी, जी। विल, तो प्रॉमिसरी नोट, हुंडी। हाँ जी। उसके अलावा कुछ? बहुत से जो भी जहाँ पर ये कोई समझ लीजिए किसी ने कोर्ट का एफिडेविट करवाया, हम्म तो ये सब इस पर डिटेल आनी चाहिए हम्म हम्म, कि ये एफिडेविट है और इस तरह का कुछ काम का है। अच्छा। वो पेपर का क्या नाम रहेगा? वो एफिडेविट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसका रहेगा, मतलब ये डाला हाँ जाएगा इसमें। हाँ। चलो 4 नंबर के कॉलम में है। 4 नंबर के कॉलम में जो एफिडेविट होगा या तो कोई जो भी पार्टी कंसल्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी है, हम्म, तो जो भी मेन पार्टी होगी इसका नाम और एड्रेस में लिखना है। एक ही पार्टी का। हाँ, एक ही पार्टी, एक हो या एक से ज्यादा हो। मान लीजिए कोई भागीदारी पेटी लेके आता है और 5 भागीदार है, तो पांचों की सही आएगी या? नहीं, पांचों की साइन तो जरूरत नहीं है, मगर एक पार्टी का जो इसमें नाम लिखा है आपने, तो चलेगा। हाँ, तो नाम एक का लिखकर आप ईटीसी कर सकते हैं ना ज्यादा। रजिस्टर में एक ही पार्टी का नाम डालो तो चल सकता है, सभी हाँ का और नहीं डालने का। हाँ हाँ। बराबर ना? मान लीजिए 10 भागीदार है तो 10 का नाम लिखने की जरूर नहीं, एक का लिख दो, नहीं, वो हाँ जी, चलेगा इसमें। चलिए। और उसमें एड्रेस भी लिखा है, फुल एड्रेस भी यहाँ पे लिखा जाता है क्या? हाँ, वो पूरी डिटेल तो आनी चाहिए, एड्रेस भी लिखा है। उसका पूरा नाम और उसका पूरा एड्रेस चाहिए यहाँ पे, है हाँ जी। ना? उसके बाद 5 नंबर में 5 नंबर में कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा है। हम्म अगर आपने पार्टनरशिप डीड किया है तो किस हिसाब का है, किसके कौन से हेतु का है, हम्म तो ये कंटेंट इसमें समरीली थोड़ा बहुत दिखाने का चाहिए। तो जो 3 नंबर में 5 नंबर में क्या डिफरेंट है? 3 नंबर में नेचर है, हम्म डॉक्यूमेंट कौन सा प्रकार का है, हम्म विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। हम्म जैसे एफिडेविट है, हम्म कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म प्रॉमिसरी नोट है, हम्म तो इसमें डिफरेंट तो हो गया। और कंटेंट ये में क्या है? प्रॉमिस कंटेंट में प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा है, हाँ कितने रुपए का प्रॉमिस किया है, 1 लाख देने का, दूसरा 2 लाख देने का। हम्म। ये जो कंटेंट आता है अंदर, या तो कुछ रेंट एग्रीमेंट है तो आपने कौन सा फ्लैट रेंट पर दिया है या शॉप दी है, गोडाउन दी है, उसका उसमें। मतलब एक हाथ ले लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तो बड़ा होगा सभी तो हम इसमें नहीं मेंशन कर पाएगा, उसका पर जो भी मेन हाथ है उसमें हम डाल देंगे। हाँ, ये इसमें ये मेंशन करना है। अभी 6, 7 और 8 3 कॉलम नोटिस फी के लिए है, इसमें लिखा है स्टैम्प एटेटेड। जैसे ये नोटरियल फी आ गई, हम्म तो ये नोटरी फी नोटरियल टिकट की है 6 नंबर में। हम्म आपने इसमें 50 रुपए की लगवाई है तो इसमें 50 रुपए लिखवा दो। हम्म बाद में आपने नोटरियल फी, नोटरियल काम की जो फी होती है प्रिस्क्राइब की, हम्म गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है ना, हम्म, उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये नोटरी काम की फी इतनी होनी चाहिए, बराबर है। तो हमें वही लेना है। इससे ज्यादा फी तो नहीं ले सकते, कम ले सकते, ज्यादा नहीं ले सकते। हम्म तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं। हम्म और कॉलम नंबर 6 और 7 का टोटल है 8 में, ठीक है। मान लीजिए कि 50 रुपए का हमने नोटराइज टिकट यूज की और 50 रुपया की उसकी हमारे एक्ट में लिखा है कि वहां पे फी उससे वसूली जा सकती है, हाँ जी, तो हाँ, उसके दोनों मिला के हमके उसके पास से 100 रुपया ले आया ऐसा। 100 रुपया, हाँ, ठीक जो है। 100 रुपया बंदे ने हमको दिया है क्लाइंट ने, उसमें से वो तो नोटराइज फी के 50 थे और 50 हमारे ये हाँ जी, प्रोसीडिंग फी थी हमारी चार्ज की। हाँ जी। इस तरह से और ओके। और इसका हमने जो रिसीप्ट दिया, हम्म। तो इसका रिसीप्ट नंबर डाल दीजिए 9 कॉलम नंबर है नंबर। उसके लिए, 9 नंबर में हाँ, सीरियल नंबर ऑफ नंबर रिसिप्ट 9। बुक है ना, हाँ जी, 9 नंबर में सब में आ जाता है कि हमने जो बुक हाँ आपने जी, पहले बता दिया कि जो वहां पे हाँ, स्टैंप में लगाना चाहिए यहाँ हाँ। पे आ गया। अभी आता है 10 नंबर का कॉलम, उसमें लिखना है 10 नंबर सिग्नेचर। पर वही जो आदमी आपके पास नोटराइज करने आता है, हम्म मेरा डॉक्यूमेंट मेरा आदमी आए ऐसा नहीं, हम्म जो डॉक्यूमेंट वाली पार्टी है, हम्म जो नोटराइज करते हैं आप, हम्म वही इसकी साइन होगी इसमें। अगर एक से ज्यादा है तो आपसे सभी को साइन लेनी है इसमें। मान लीजिए कि 10 भागीदार साथ में मेरे पास आए, भागीदारी स्टैंप भी बनवा दिया, तो 10 से 10 भागीदारों की यहाँ पे साइन आएगी। आएगी, कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी होगी सभी इसमें आएगी, आएगी। सबका साइन यहाँ पे होना चाहिए। 4 नंबर में हाँ, चाहे आपके एक का नाम मेंशन करो, पर यहाँ सही तो सबकी आएगी। सबकी आएगी।
वो खुद साइन करेगा यहाँ पे, हाँ जी। बराबर है। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ नोटरी। नोटरी, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सिग्नेचर ऑफ पर्सन कंसेंट और सिग्नेचर ऑफ नोटरी। ये पार्टी का कॉलम नंबर 10 में पार्टी का साइन आएगा और बाद में सभी साइन, और ये पूरा कॉलम आप ही के सामने हुआ है या तो आप ही ने किया है, इसीलिए। अच्छा, तो मैं समझा कि 10 नंबर में जो सामने वाला हमारा क्लाइंट होगा उसकी सही होगी और 11 में हमारी साइन आएगी, हमारी नोटरी की। साइन आएगी। हर क्रॉप के हमारे रजिस्टर में हम भी साइन करेंगे, जैसे नोटरी पेपर पे करते हैं ऐसी सही हम यहाँ पे भी करेंगे। बस यहाँ पर करेंगे। बराबर है। तो इस तरह से हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे और जो हमने पहले जो बताया था कि जो स्टैंप पे हम लगाएंगे उसका और उसका तालमेल होना चाहिए। तालमेल होना चाहिए, बराबर है ना। हमारे हिसाब से तो हमने आपको, हमारे दर्शक और श्रोताओं को जो भी फोन आते थे उसके हिसाब से मैंने सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। पर आपके हिसाब से कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो और निकालना चाहते हो, आपका कुछ सुझाव डालना चाहते हो तो आप हमें बताएं कि हमारे श्रोता दर्शकों को क्या मदद रूप हो सकता है। दूसरा क्या हो, ये नोटरियल जो रजिस्टर है ना, इसको मेंटेन करने में केयरफुली रहना चाहिए। बराबर है। जो भी जिस दिन आपने नोटरी किया उसी दिन का ही डेट डालें। कुछ आगे की नोटरी पीछे के दिन और पीछे की नोटरी आगे के दिन, ऐसा कुछ इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। टाइम भी वही आदमी करेगा जो आपसे नोटराइज करवाएगा। इसमें भी कुछ गलत आदमी आ गया और नोटराइज नहीं करनी चाहिए। तो ये सब अगर ये हो गया है गलती से भी तो भी ये आपकी मिसकंडक्ट मानी जाएगी और आपके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है, या तो कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकता है, या तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है। हम तो एक अलग से वीडियो भी ऐसा भी बनाना चाहते हैं कि ये नोटराइज कैसे करते हैं, एक पद्धति और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और आपने कई बार कोर्ट केस भी आपने देखे थे, किस किस तरह के कोर्ट केस बनते हैं और इसमें क्या क्या रखनी चाहिए, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं क्या? आज ये बना सकते हैं, है ना। इसके लिए हमारे पास बहुत मटेरियल भी होगा आपके पास, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उसमें हम एक अलग सब्जेक्ट ले लेंगे कि इसमें देखेंगे कि इसको क्या पद्धति से किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, नोटरी कैसे करते हैं। दूसरा एक ऐसा एपिसोड ले सकते हैं कि हमें क्या क्या उसकी क्या रखनी चाहिए कि जिसमें हम मतलब हम जिम्मेदार न हो और फिर भी फंस न जाए। इंटेंस नहीं करेगा तो कोई उसमें है नहीं, पर जब हम इंटेंसली कुछ नहीं करते और कोई हमें ऐसे फंसा ना जाए तो हमें क्या क्या रखनी चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ हो भी जाए और कोर्ट केस बन जाए तो इसमें क्या क्या हो सकता है, वो हम अलग अलग केसेस पे हम देख सकते हैं, है ना। तो आपके भी ऐसे बहुत केस आपने हैंडल किए, तो हम इसके बारे में भी कुछ आपसे जानकारी लेंगे अलग अलग टाइम पे। ओके। अभी हमारा सब्जेक्ट जो रहा कि स्टैंप है, इंक पेड है, इंक पोल थी, स्टिकर था, टिकट थी, रजिस्टर थी, इसके बारे में आपको कुछ अभी इसमें मैंने कुछ कवर नहीं किया हो ऐसा कुछ लगता है आपको लेना चाहिए? नहीं, मोस्ट ऑफ तो आ गया है इसमें, आ गया ना मोस्ट ऑफ। फिर भी अगर कोई छूट गया है तो अगले एपिसोड में देख लेंगे। ओके। हमारे सभी दर्शक और श्रोता की तौर से उसके लिए मैं आपका बहुत थैंक कहना चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे सभी श्रोताओं को मिल रहा है और हमारी ये वीडियो के तौर पे जो जा रही है तो पूरे गुजरात में तो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पर अभी इन लोगों की जो डिमांड थी कि इसको आप हिंदी में बनाओ, कि हमको उसको बहुत मालूम नहीं पड़ता, कुछ कुछ मालूम पड़ता है, कुछ कुछ रह जाता है। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, तो वो लोगों का बहुत फोन आता है और आपका जो ये सेवा दे रहे हो आप, वो सभी लोग आपका सेवा का लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत अपने हिसाब से अपने टाइम पे उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको जब भी जरूरत पड़े तो रिफर भी कर सकते। तो आपका भी ये सेवा में बहुत बड़ा योगदान है और मैं आपको फिर से दोबारा दोहराता हूँ आपको थैंक करने से। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर।